देखिए, ग्रोथ मॉडल्स में इकोनॉमिक्स में जो भी ग्रोथ मॉडल्स हम पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पहले आप लोग ये देखिए कि ग्रोथ का कांसेप्ट क्या है। एक दिन अगर जो आपने लास्ट मेरी क्लास अटेंड की हो, उसमें एक सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो कि हमने सॉल्व किए थे। उन क्वेश्चंस में ये था कि हल्का-सा अगर टाइम चेंज होता है, यानी स्लाइट टाइम में चेंज जिसको हम डीटी बोलते हैं, तो जब भी ग्रोथ देखी जाती है, उसमें जो वेरिएबल है किसी भी चीज़ में ग्रोथ में, वो टाइम वेरिएबल होता है। टाइम मतलब कि हम ये देखेंगे कि 1 साल में ये चीज़ कितनी ग्रो की। जैसे बच्चे के केस में हम देखते हैं तो उसकी हाइट कितनी ग्रो की, उसका वेट कितना ग्रो हुआ, इससे ग्रोथ मेज़र करते हैं। सेम इसी ढंग से किसी भी इकोनॉमी की भी ग्रोथ मेज़र की जाती है और इकोनॉमी की ग्रोथ को मेज़र करने का जो तरीका है, वो है जीडीपी पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ रही है। सभी कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम से देखा जाता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी ग्रो हुई है, वो आपकी ग्रोथ रेट है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इकोनॉमिक्स का पूरा जो हम अध्ययन करते हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है और उसके पीछे जो अध्ययन करने की का ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं, वो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, इंटरनेशनल एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो, या फिर पब्लिक फाइनेंस हो, इन सभी के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, वो एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो ये है कि ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। चाहे उसके अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू उसको देखा जाए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू देखा जाए, जो कि अभी यूएनडीपी के द्वारा मेजर किया जा रहा है। तो उसमें एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ग्रोथ तो होती है, लेकिन ग्रोथ में भी सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही। और आपका जो सिलेबस का पार्ट है, वो पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर ये जो एक सेक्शन दिया हुआ है, अगर आप इसमें से कोई ध्यान से देखें, क्योंकि इसी सेक्शन में इन्होंने एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स को क्लब कर रखा है। तो हमने एनवायरमेंट वाला पार्ट इससे पहले कवर अप कर लिया था। अब इसमें जो पार्ट है वो आपका है ग्रोथ मॉडल्स के ऊपर। तो आज हम जो ग्रोथ मॉडल्स देख रहे हैं, ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव आपको पता लग गया कि हमें ये देखना है कि इकोनॉमी किस प्रकार से ग्रो कर रही है। तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान हो, तो वहां स्लाइड चेंजेस की बात थी, यानी कि थोड़ा सा चेंज अगर समय में होता है, तो उस परिवर्तन से तो हमने तीन चीजें देखी थी ग्रोथ के बारे में लास्ट क्लास में। पहला बात ये थी कि अगर कोई दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, उनकी ग्रोथ रेट्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। डिवाइड हो रही है तो आपस में लेस कर देते हैं, और अगर वो ऐड हो रही है तो उनके वेटेज एवरेज को हम ऐड कर लेते हैं। ये हमने बहुत सिंपल एग्जांपल देखा था, जो कि डिफरेंशियल के ऊपर बेस्ड था। डिफरेंशियल जब भी हम करते हैं, अवकलन जब भी करते हैं, तब हमारा फोकस ये रहता है कि अगर कोई आंशिक परिवर्तन हुआ है, समय में आंशिक परिवर्तन होता है, तो उस समय ग्रोथ कैसे मिले। आप में से अगर किसी ने उस समय उसको किया हो कि टोटल रेवेन्यू बढ़ रही है, तो अगर आप 1 या 2% इंक्रीज बताते हैं पी एंड क्यू में, तब तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं, प्राइस 50% से इंक्रीज हो गई और आउटपुट 80% से इंक्रीज हुआ, तब ये जो दोनों का अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस करेंगे तो वो फॉर्मूला सेट नहीं होगा। उस केस में आपको टोटल रेवेन्यू फर्स्ट केस में और सेकंड केस में निकाल के फिर वो डेल्टा के रूप में उसको लेना होगा, तब ग्रोथ रेट आएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंट्री की ग्रोथ के आधार पर ये तय करते हैं। तो जितनी भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो अगर ग्रोथ इकोनॉमिस्ट या ग्रोथ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो ये बात करते हैं कि कंट्रीज की आपस में कंपैरिजन किया जाता है कि किस कंट्रीज में क्या कंडीशंस हैं, सेविंग रेट क्या है, इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा वेरिएबल्स नहीं है। हम जो आउटपुट की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, वो हमारा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसके अलावा हमारे पास कोई इक्वेशन है ही नहीं जिससे हम ग्रोथ या जीडीपी को मेजर करें। तो एक ही मात्र इक्वेशन है। जितने मॉडल आप पढ़ेंगे वो सब इसी इसी इक्वेशन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर ओपन इकोनॉमी नहीं है तो आप, क्लोज इकोनॉमी है तो एक्स माइनस एम को हटा दीजिए। गवर्नमेंट इंटरेक्शन नहीं है, मॉडल को सिंपल बनाना है तो जी को हटा दीजिए, सी प्लस आई पे ही बात करिए। ये आपका जीडीपी होगी, यह आपका आउटपुट हो गया। अब दूसरी जहां तक बात है
कि सारे जो मॉडल हैं उसमें 2-3 चीज़ें यूज़ होती है, जैसा कि हमने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ भी लिया था। या तो डिफरेंशिएशन यूज़ होगा ग्रोथ मॉडल्स में, या फिर आप जितने मॉडल्स पढ़ेंगे उन सभी में आप कहीं न कहीं कॉप डगलस या सीएस प्रोडक्शन फंक्शन को लेंगे, क्योंकि हम जानते भी हैं कि दोनों प्रोडक्शन फंक्शन वो प्रोडक्शन फंक्शन है जो कि लीनियरली होमोजेनियस भी हैं और इसमें कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी रहता है। तो इस कारण से इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैथमेटिक्स में इसीलिए मैंने सीएस और कॉप डगलस को पहले लिया था। और अब आप चूँकि उन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं, तो अब आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आप में से कोई सोलो मॉडल को पढ़ता है, जिसको कि हम एक्सोजीनस ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं, या फिर नेक्स्ट एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल को देखता है, या एके मॉडल को अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि इन सभी मॉडल्स ये सभी मॉडल्स मैथमेटिकल बेस पर आधारित हैं। केवल बातें करने से और कह देने से कि यार इस मॉडल में ऐसा हो रहा है, वो वहाँ पर ये प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो वो सभी जब आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम सोलो मॉडल से ही, जो सोलो स्वान मॉडल है, उससे हम स्टार्टिंग करेंगे एक्सोजीनस सेविंग का या कैपिटल एक्युमुलेशन का जो मॉडल है। अब ये जो सोलो और स्वान का जो मॉडल है, उसमें मेन फोकस किस बात कर, पर इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। कोई भी कंट्री की जो ग्रोथ है वो किसके बेस पर होगी, किस आधार पर होगी, क्या चीजें डिसाइड करेगी, कौन से वेरिएबल्स होंगे, कौन से आप कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स होंगे जिसके बेस पर उस कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है। तो हम मोटा मोटी जो देखते हैं कि अगर इंडिकेटर्स को ढूंढने जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति है, उस कंट्री के अंदर अगर देखा जाए तो ह्यूमन कैपिटल की क्या कंडीशन है, उस कंट्री के अंदर जो जैसे कि जिसको हम लेबर फोर्स बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल, अगर ब्रॉड सेंस में बात करें तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। अगर स्किल्ड हैं तो वो कैपिटल है। तो लेबर फोर्स की क्या स्थिति है, आपकी कैपिटल की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ में तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है टेक्नोलॉजी की क्या स्थिति है। अब ये 3 चीज़ें ही हैं जिसके ऊपर कि आपकी ये इंग्रीडिएंट्स हैं, या फिर आप कह दें इनको, ये वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर आपकी ग्रोथ डिपेंड करेगी। तो कोई भी कंट्री है उनमें सभी जब कंपैरेटिव स्टडीज जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा की गई है, वो इन्हीं पर बेस्ड है, आगे पीछे घूमती रहती है। कोई कभी किसी को वेरिएबल कर देता है, किसी को कभी कांस्टेंट कर देता है। जो आप लुकास और ये जो इसकी पढ़ेंगे, उजावा लुकास वाला जो मॉडल आपके पास है, वो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस करता है, कि वो बताता है ह्यूमन कैपिटल कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार से जब आप सोलो का स्वान मॉडल जब पढ़ रहे हैं, वहां पर किस चीज को इंपॉर्टेंस दी गई वो आप देखिए। वहां पर कैपिटल एक्युमुलेशन को इंपॉर्टेंस दी गई कि कंट्री की ग्रोथ कैपिटल एक्युमुलेट, क्योंकि आप किसी एक चीज को वेरी कर सकते हैं और दूसरी को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आप सारी चीजों को एक साथ वेरी करके मॉडल नहीं डिफाइन कर सकते। तो सारे मॉडल में इस प्रकार से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है, क्या चीज वेरिएबल है, किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, उस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना आवश्यक है। और उस चीज का किस डिफरेंट कंडीशंस, किन सर्कमस्टांसेस या एजम्पशंस पर बेस्ड ये मॉडल है। यहाँ एक सिंपल सी बात जो मैं आपके साथ और शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने इन सभी 3-4 बुक्स में देखी है, वो बात ये कहती है कि जैसे कि मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, या आप सभी ने बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में अच्छे-अच्छे टीचर्स से पढ़ाई करी है। आप सभी के पास सेम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई ऐसा नहीं कि कहे कि सर मेरे पास ये बुक्स नहीं है, या मेरे पास ये टीचर नहीं था, या मैं पढ़ नहीं पाया, है ना? सभी के पास सेम टाइम अवेलेबल है। पर फिर भी आप देखेंगे कि कोई एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कोई एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर वो फॉर एग्जांपल ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तब यहाँ पर ये देखने पता है सारे मॉडल इन्हीं के ऊपर बातें करते थे, क्या 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 रीजन है कि एक कंट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्या रीजन है कि कुछ कंट्रीज बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज नहीं कर रहे हैं। कुछ पहले जो आप अगर पुराने क्लासिकल मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बातें अलग थी, वहां पे कुछ अलग चीजों के ऊपर फोकस किया जाता था, कुछ चीजों को कांस्टेंट रख दिया जाता। वहां ज्यादातर अगर आप जो भी क्लासिकल मॉडल पढ़ेंगे लेबर फोर्स के ऊपर ज्यादा जोर है। वहां पर कैपिटल आपके पास कितनी है, रिसोर्सेस कितने हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन जैसे-जैसे आप डेवलपमेंट के साथ-साथ 70s के बाद जाते हैं, 90s के बाद जाते हैं, और फिर आप जब डेवलपमेंट ग्रोथ मॉडल्स पढ़ते हैं, तो 90s के बाद के जो ग्रोथ मॉडल्स हैं, वो बिल्कुल आमूल-चूल परिवर्तन हो चुका है उनके।
वो कहीं आपको ये नहीं कहेंगे कि एक कंट्री जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है वही तेजी से ग्रो कर सकता है, ऐसा नहीं। वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि एक कंट्री जिसको कि जो कि गुलाम था वो ग्रो नहीं कर सकता है। ये मॉडल्स में बिल्कुल डिफरेंट चीज है और वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उन हर जो मॉडल आपका प्रस्तुत किया गया है, पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि वो सारे एम्पिरिकल स्टडी बेस्ड मॉडल है। ऐसा नहीं है कि किसी ने हवा में घर पे बैठे-बैठे मॉडल बना दिया, ऐसा नहीं है। ये सारे मॉडल हर कंट्रीज में क्या कंडीशंस हैं और किन कंडीशंस पे कंट्री ग्रो कर रहे हैं, क्यों उनकी ग्रोथ रेट में डिफरेंस है और किन रीजंस के कारण ग्रोथ रेट में डिफरेंस है। जैसे आप शुम्पीटर पढ़ेंगे तो ये इनोवेशन पे ज्यादा ध्यान देता है, मतलब ये बताता है कि जहां अच्छी टेक्नोलॉजी, जैसे जापान है, वहां पर कोई रिसोर्सेज नहीं है, जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी वहां लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वहां पे पर कैपिटा जीडीपी अच्छी है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो वहां पर एक ही चीज समझ में आती है कि उन्होंने इनोवेशन से R&D के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। और जब आप, इसका मतलब ये है कि R&D भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, जिसको कि पुराने ग्रोथ मॉडल्स में कहीं तवज्जो नहीं दी गई है, वो R&D भी यहाँ पर हम देखते हैं ग्रोथ मॉडल्स में कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी प्रकार से एजुकेशन पे, जो कि लुकास उजावा लुकास का आपका मॉडल है, ये ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बहुत ध्यान देता है। ये कहता ही नहीं कि आपके पास खुद के पास अपनी कैपिटल है या नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल है तो वो आप जो कंट्री है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इसीलिए अभी आप देख रहे होंगे इंडियन इकोनॉमी में, अब जो मैं आपको, अगर आपने किसी ने पढ़ी हो, मैंने जो बुक्स आपके साथ शेयर की थी, एक तो बरो की बुक है, इसमें ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। एक दूसरी जो बुक और भी मैंने जो शेयर की थी, उस बुक के अंदर ये बताया गया है, जो कि मैं बताऊं आपको, एक सेकंड। हाँ, ये जो मैंने आपको क्रुगमैन और वेल्स की जो बुक आपके साथ शेयर की थी, इसमें इसमें उन्होंने ये बताया है कि क्या रीजन है कि इंडिया और चाइना इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पॉवर्टी भी ज्यादा है, डिस्पैरिटी भी ज्यादा है। तो इनके पीछे क्या रीजन है, उसको इसने एक्सप्लेन किया है। क्रुगमैन ने बहुत अच्छे ढंग से पूरी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर स्टडी की हुई है। और अभी आपने अगर रिपोर्ट्स देखी हो कोरोना के बाद में, तो आईएमएफ भी ये कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी कोरोना के बाद 11.5% से ग्रो कर रही है। तो जहां अदर कंट्रीज अभी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर इंडियन इकोनॉमी क्यों ग्रो कर रही है, तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि इनके पीछे क्या क्या रीजन है। और सारे एम्पेरिकल स्टडी बेस्ड मॉडल हैं, ऐसा नहीं है कि ये हाइपोथेटिकल मॉडल्स नहीं है। तो ये सभी कहीं न कहीं किसी न किसी स्टडी पर बेस्ड हैं। एक तो आप ये ध्यान रखें। दूसरा ये ध्यान रखिए कि इनमें घूम फिर कर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। या फिर या तो आप रिसोर्सेज में सिंपल नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर दीजिए ग्रोथ के लिए, या फिर आप चलिए कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात कर दीजिए कि कैपिटल एक्यूमुलेशन किसी कंट्री के पास अच्छा है तो वो ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। कैपिटल अच्छी है, उसकी मशीनरी अच्छी है उसकी, तो वो ज्यादा ग्रो करेगा। सीधी सी बात है, सिंपल बात है। एक व्यक्ति अगर फावड़े से खेती कर रहा है और एक व्यक्ति ट्रैक्टर से खेती कर रहा है, तो किसका प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तीसरी चीज हम लेते हैं कि एक के पास ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन लेबर फोर्स है, लेकिन एक स्किल्ड लेबर फोर्स है, अनस्किल्ड लेबर फोर्स है। इन दोनों में भी डिफरेंस है। तो आपकी ग्रोथ रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है। एक और आप मॉडल और भी पढ़ेंगे तो उनके अंदर ये भी आएगा कि अमेरिकन इकोनॉमी ने एक टाइम पीरियड के अंदर बहुत तेजी से ग्रो क्यों किया, और ये चीज आप अभी इंडियन इकोनॉमी में भी देख रहे होंगे। अमेरिकन इकोनॉमी में एक समय था जब 30s के पहले का, जिस समय तक वहां भी महिलाएं काम नहीं करती थी, घरों में ही रहती थी, हाउस वाइफ्स ही हुआ करती थी। और जब उन्होंने घर से निकल के काम करना शुरू किया तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट आपकी 100% बढ़ जाती है। अगर घर की महिलाएं भी काम करती हैं जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगी हुई थी, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लग जाती हैं, तो कंट्री को ग्रो करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, उसकी ग्रोथ रेट डबल हो जाती है। तो ग्रोथ में जो जहां तक आप लोगों ने जीडीपी भी पढ़ रखा होगा, तो जीडीपी में हम वो चीजें लेते हैं जो कि इकोनॉमिकली जिसकी वैल्यू हो, जिसको इकोनॉमिक वैल्यूज नहीं हो, जिसका प्रोडक्शन में इकोनॉमिक वैल्यूज को ऐड नहीं किया जाता है, तो उनका पार्टिसिपेशन तो था, वो लेबर फोर्स में तो है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन, वर्क पार्टिसिपेशन में उनका योगदान नहीं है।
तो अगर उनका हम योगदान लेते हैं, तो इस प्रकार से इकोनॉमी में इस प्रकार से ग्रोथ हो सकती है। तो अलग-अलग डिफरेंट मॉडल्स हैं। आपको कहीं ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये ध्यान रखना है कि कित इन सारी चीज़ों में से ये किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करता है, पहली चीज़। दूसरा, किन सर्टेन असम्पशन्स के ऊपर बेस पर ये मॉडल डेवलप किया गया है। जैसे ही उन असम्पशन्स से आप बाहर निकलेंगे, वो मॉडल डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि आपका मैं कहूँ कि सक्सेस का हमारे पास कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी कोई एक मॉडल नहीं हो सकता। ये नहीं कहा जा सकता नहीं यार दिस इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर इंडिया, ऐसा नहीं है। वो किन कंडीशंस में तैयार किया गया है, किन असम्पशन्स पर बेस तैयार किया गया है, किन सर्कमस्टांसेस में तैयार किया गया है, किस स्थिति में तैयार किया। 1930 में जो केन्स का मॉडल प्रस्तुत जो किया गया था, जो कि आप पढ़ते भी होंगे डिमांड के बारे में, वो उसके बाद हो सकता है आज के समय में रिलेवेंस नहीं। तो इसलिए उसकी रिलेवेंस उस टाइम पीरियड में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होती है और इसीलिए नया-नया डेवलपमेंट होता रहता है क्योंकि हर समय डायनामिक इकोनॉमी है। इकोनॉमी इज अ नॉट अ स्टैटिक, इकोनॉमी इज डायनामिक, हमेशा चेंज होती रहती है। और हमेशा चेंज होने पर आप अभी देख रहे होंगे कि अब जो अपनी इकोनॉमिक्स है, मैंने पहले भी मेरी क्लास में आप लोगों को बताया था, आप में से कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो उसको देखिए कि पहले इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज होना शुरू हुआ, फिर इकोनॉमिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का यूज होना शुरू हुआ। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड होकर फिर इकोनॉमिक्स के जो मॉडल्स हैं या फिर जो मॉडल्स प्रिपेयर किए जाते हैं या जो अनुमान लगाए जाते हैं, उनमें इकोनोमेट्रिक्स का यूज होना शुरू हुआ। और अब वो समय आ गया है जब हम अ, से ये सिमुलेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल कंप्यूटराइजेशन का ज़माना है, आईटी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होने लग गया है। तो अब इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप आपके सिलेबस में 2 चीज़ें दे रखी है, आप लोग पढ़िएगा इसको। फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 एंड यूरोज़ोन क्राइसिस। अब आज इकोनॉमिक्स से लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि इकोनॉमिक्स में हम लोग पहले फोरकास्टिंग क्यों नहीं कर पाते हैं? हमें जब क्राइसिस आ जाता है उसके बाद ही क्यों पता लगता है? तो इसीलिए सिमुलेशंस के मॉडल हैं और अब उसके अंदर फिजिक्स का यूज़ होने लग गया है और उसके बेस पर छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए जाकर आने वाली भावी संभावना के बारे में अनुमान लगाया जाता है। जिस प्रकार से हम ज्योग्राफी के अंदर एक फोरकास्टिंग करने लगे हैं। अब आप देखते होंगे कि आपके पास ये सैटेलाइट वगैरह से ये चीज़ आ जाती है कि किस जगह पे कितना प्रोडक्शन होगा। साथ ही साथ में ये पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या मौसम रहेगा। आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये बढ़ गई हैं कि हमें कोई भी भावी क्राइसिस अगर आ रहा है इकोनॉमी में, क्राइसिस क्यों आते हैं? हमेशा आप ध्यान रखिए क्राइसिस सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए आते हैं आप सभी जने किस प्रकार से ऑल क्राइसिस आर ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर। इसीलिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की भी इंपॉर्टेंस बढ़ी। अभी आप इमेजिन करिए, आप मार्केट में जाइए, आपको पता लगेगा अभी मार्केट की आफ्टर कोरोना क्या स्थिति चल रही है। आप मार्केट में जाएँगे तो आपको एक चीज़ अभी समझ में आएगी कि मार्केट के अंदर फोर व्हीलर्स गाड़ियों की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जहाँ फोर व्हीलर्स की सेल कोरोना पीरियड के अंदर या उससे पहले नॉर्मल पीरियड के अंदर जो सेल थी उसकी 3 टाइम्स सेल हो गई। आप किसी भी शोरूम पे जाइए, 2 से 3 टाइम्स सेल बढ़ गई है, वेटिंग में चल रही है हर गाड़ियाँ। अब इसके पीछे आएगा ये दिस इज़ ऑल ड्यू टू द बिहेवियरल चेंजेस ऑफ द कंज्यूमर्स। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो सारी चीज़ों जो हैं, अब ये देखिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर इकोनॉमिक्स की क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब ये है कि हम पहले फोरकास्टिंग नहीं कर पाए कि आफ्टर कोरोना बिहेवियरल चेंजेस कंज्यूमर्स के क्या होने वाले हैं। कंज्यूमर्स के बिहेवियरल चेंजेस क्या होने वाले थे और क्यों हुए? जब कंज्यूमर्स ने ये देखा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अब यूज़ नहीं कर सकते हैं, हालाँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकली बहुत वायबल होता है, लेकिन फिर भी जब कंज्यूमर्स को ये लग गया कि हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, ऑटो में नहीं जा सकते, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तब उस कंडीशन में उसके एक माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे अपना इंडिविजुअल व्हीकल लेना है। तो इस कारण से फोर व्हीलर या टू व्हीलर की जो सेल है, वो आप आफ्टर कोरोना देख रहे होंगे, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ है। अब ये अगर कोई इकोनॉमी के अंदर इस चीज़ के ऊपर पहले से अगर स्टडी हो जाती और उसके ऊपर
अनुमान लगा दिया जाता कि यार इतनी सेल्स बढ़ने की संभावना है। क्योंकि जो डिज़ास्टर है वो तो नेचुरली होता है, उसके ऊपर उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कोरोना एक डिज़ास्टर है और वो नेचुरल हुआ। लेकिन उसके बाद क्या इफ़ेक्ट आने वाला है इकोनॉमी पे, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, इसको अगर कंट्रोल कर दिया जाता है तो। तो उसके केस में हम पहले से प्री प्रोडक्शन करके रख सकते थे और आपका वेटिंग पीरियड कम हो सकता था, उसकी प्राइसेज़ कम हो सकती थी। अभी आप दूसरा एक और देखिए बिहेवियरल चेंजेज़ कि मार्केट के अंदर बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ हो रही है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पे कोई स्टडी करें, तो एक तरफ तो आपकी पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेज़ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ आप ये देखिए कोरिलेट करिए कि आपकी जो 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स की सेल्स हैं, वो भी बढ़ रही हैं। तो हमारा जब हम कहते हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ कोई भी असम्पशन्स, कोई भी धारणा जो आप बना लेते हैं एक समय, आप कह देंगे नहीं तो ये तो सर कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़ है। अब ये कहाँ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री होते हुए भी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो ये बिकॉज़ हर चीज़ सर्टेन पीरियड के लिए होती है। उस समय ये हो सकती है, अभी ये हो रहा है। आज के समय ये मॉडल है। तो इसलिए हम कहीं भी इकोनॉमिक्स को साइंस ज़रूर है, लेकिन हर समय वो चेंज होती थी, डायनामिक है। डायनामिक होने के कारण एक आप ये नहीं कह सकते ये यूनिवर्सल लॉ है, ऐसा नहीं। तो ये किस कंडीशन में हो रही है और क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक समय बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। समय इसमें इसके लिए एक फैक्टर है, प्लस यहाँ पर एक्सोजीनियस फैक्टर काम कर रहा है। कोरोना के कारण आपके बिहेवियरल चेंजेस हुआ है। बिहेवियरल चेंजेस होने के कारण डिमांड बढ़ रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल नहीं है मॉडल बिल्डिंग करना। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी डिस्कशन मैंने कर दिया और मैं और भी डिस्कशन कर सकता हूँ और अभी चाहता हूँ अगर आप लोगों को कोई इनपुट्स हो तो आप बताएँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस, सुरभि, मोनिका, परमवीर, हितेश कुछ बोलना चाहते हैं इसके ऊपर? बाकी मॉडल्स तो हम पढ़ लेंगे मॉडल। हुँ, कंटिन्यू करें? ओके, ओके, थैंक यू। तो वही मैं बुक एक बार आपको शेयर करता हूँ, कुछ-कुछ चीज़ें हम देखते जाएँगे। आप लोग उन बुक्स से भी देख सकते हैं सीधा ही। सबसे पहले आप देखिए क्रुगमैन की बुक से मैं आप कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपको देखिए बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें अलग-अलग चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक जो पार्ट मैंने इसमें लिया है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको मैं इसमें से आपको लेता जाऊँगा। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, ध्यान दीजिए, कि जो हम अभी ये मॉडल्स पढ़ रहे हैं, ग्रोथ मॉडल्स, इसमें स्टार्टिंग हम जो कर रहे हैं, वो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ से कर रहे हैं, ठीक है? लॉन्ग रन और शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग वैसे लॉन्ग रन और शॉर्ट रन तो आप जानते हैं, लेकिन लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ये लॉन्ग रन और कुछ बुक्स में इसको वेरी लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ बोल रखा है, जो सोलो का मॉडल है आपका, सोलो स्वान मॉडल, वो वेरी लॉन्ग रन की बात करता है। ये वेरी लॉन्ग रन और लॉन्ग रन का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ देखिए ये मतलब है, देखिए जब हम शॉर्ट रन की बात करेंगे इसके अंदर, तो उसका जो ग्रोथ मॉडल्स है वो अलग होता है। लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल्स के अंदर कि आपकी ग्रोथ मॉडल्स को आप कितना सस्टेन रख पाते हैं, इसके ऊपर बात है लॉन्ग रन के अंदर। फिर लॉन्ग रन में आपकी ग्रोथ किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसमें मेनली जैसा मैंने आपको बताया था कि फिजिकल कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये 3 ही चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो कि हमारा प्रोडक्टिविटी फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है। तो इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर हमारी लॉन्ग रन ग्रोथ रेट डिपेंड करती है। लॉन्ग रन ग्रोथ कैसे मेजर की जाती है? रियल जीडीपी जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें जो पर कैपिटा जीडीपी में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ-साथ किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, वो आपका लॉन्ग रन जीडीपी को मेजर करेगा। एंड लास्ट चीज़ है इससे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, कन्वर्जेंस की थ्योरी है पूरी कन्वर्जेंस थ्योरीज़। कन्वर्जेंस थ्योरीज़ हमें ये बताती हैं कि किस प्रकार से
अगर एक कोई पुअर कंट्री है, उसे हम बीटा कन्वर्जेंस कहते हैं, पुअर कंट्री है, तो वो धीरे-धीरे वो भी जो डेवलप कंट्रीज है उनको देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए, उसे करना कुछ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं है, वो जस्ट उनको फॉलो करेगा। देखिए क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इन रिसोर्सेज को ध्यान से देखें, एक है फिजिकल कैपिटल, एक है ह्यूमन कैपिटल और एक है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इनमें से आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे हैं जहां पे राइवलरी है और कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जिसमें राइवलरी नहीं है। हम पढ़ चुके ना, राइवलरी, एक्सक्लूडेबिलिटी, ये जो पब्लिक गुड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें ये तीन फैक्टर्स मेरे पास हैं प्रोडक्टिविटी के, प्रोडक्शन के, फिजिकल कैपिटल जिसके पर बेस्ड एक कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है, ह्यूमन कैपिटल और एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इन तीन में से कौन से ऐसे हैं जिनमें राइवलरी सबसे कम है या नहीं है बिल्कुल भी? ह्यूमन कैपिटल में तो राइवलरी का मतलब ये देखिए, एक तो होता है एक्सक्लूडेबिलिटी और एक होता है राइवलरी। राइवलरी का मतलब आप एक जगह यूज कर रहे हो तो दूसरी जगह यूज नहीं कर पाओ, उसको कहते हैं राइवलरी। वेरी गुड। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में बिल्कुल राइवलरी नहीं। टेक्नोलॉजिकल अगर प्रोग्रेस कहीं भी होगी, तो जिस प्रकार से अपन ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपने अगर किसी ने पढ़ा हो, टप टप करके चला जाएगा। तो कन्वर्जेंस थ्योरीज क्या कहती हैं कि अपने आप ही जो पुअर कंट्रीज हैं वो भी ग्रो करेंगे और कन्वर्ज टू, टेंस टू, जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे कन्वर्ज हो जाएंगे डेवलप कंट्रीज की तरफ। ठीक है। लेकिन जब एम्पेरिकल स्टडीज देखी गई, तो वो एम्पेरिकल स्टडीज कहती है कि जो एक सपोज डेवलप कंट्रीज हैं, तो कुछ कंट्रीज जिनकी ऑलरेडी कंडीशंस अच्छी हैं या ठीक ठाक है, थोड़ी उसके आसपास हैं, वो तो कन्वर्ज होके डेवलप कंट्रीज की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगे और ग्रो करेंगे, तेजी से ग्रो करेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं कुछ जो कंट्रीज जो कि बहुत ही पुअर कंडीशन में है, तो वहां पर ये कन्वर्जेंस थ्योरी लागू नहीं होती है और ग्रोथ के लिए एक सबसे बड़ा हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ग्रोथ, कि हर कंट्री जो ग्रोथ कर रहा है इन सभी चीजों के कारण, उसके कारण से डिस्पैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। और जब आप गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं, तो आपका जो डिस्पैरिटी का जो गिनी कोफिशिएंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमें जो कुछ नेट्स का आपने पढ़ा होगा ना, डिस्पैरिटी का, ये कुछ नेट्स का हुआ अगर, तो वो गिनी कोफिशिएंट हमारा इसको बढ़ा देता है। अगर तो कन्वर्जेंस थ्योरी हम ये देखते हैं, एम्पिरिकल स्टडीज ये बताती है कि जो कन्वर्जेंस थ्योरीज हैं, वो जो बीटा कन्वर्जेंस या कंडीशनल कन्वर्जेंस, वो दोनों ही थ्योरीज में फेल हो जाती हैं और वहां पर कंट्रीज, जो पुअर कंट्री वो पुअर ही रहता है और जो जो डेवलप कंट्री वो और ज्यादा डेवलप होता है। जिस प्रकार से आप अपने कंट्री में भी देख रहे होंगे कि जो अरबपति खरबपति उनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तो कन्वर्जेंस वहीं के आसपास, उनके आसपास ही काम कर रहा है, पुअर तक उसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा है। इस कारण से ये डिस्पैरिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है ग्रोथ। तो how growth has varied among several important regions of the world and why the convergence hypothesis applies to economically advanced countries, only advanced countries के ऊपर ही ये hypothesis काम करती है, दूसरे पे नहीं करती। And the last one is the question of sustainability। ये भी आपके इसके अंदर है एनवायरमेंट का, और हम एनवायरमेंट डिग्रेडेशन वगैरह पूरा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी इस चैप्टर में हम यही चीजें इंपॉर्टेंट जो देखेंगे, सीधे हम यहाँ आते हैं पर कैपिटा जीएनपी वगैरह को आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें। ये तीन कंट्रीज का इन्होंने दे रखा है जिसके ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा था, यूएस, चाइना और इंडिया। इन तीनों में आप देखिए कि रियल पर कैपिटा फ्रॉम 1900 से 2010 तक, 1900 टू 2010, मेजर्ड इन 1990 डॉलर्स, 1990 की प्राइस के ऊपर उसको लिया गया। यूएस, इंडिया एंड चाइना इक्वल परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी पर कैपिटा आर ड्रॉन द सेम साइज, है ना, इनमें परसेंटेज इंक्रीज एक तीनों में एक जैसा हो रहा है। As a steeper slope of the lines representing China and India shows, since 80s, India and China had a much higher growth rate
देन द यूएस। आप इसमें देख भी सकते हैं कि इनकी जो ग्रोथ रेट है वो स्टीपली बढ़ रही है, खड़ी हो गई एकदम। और जो यूएस की है ग्रोथ रेट, वो थोड़ी सी उसका जो स्टॉप है इतना ज्यादा नहीं है। In 2000, China attained the standard of living achieved in the US in 1990। 1900 में जो वहां पे यूएस में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, देखिए आप दोनों का एक ही जगह पे आ गया, देखिए, है ना। 2000 में इसने वो अचीव कर लिया, जो कि यहाँ पर था, उस समय 1900 में था। And in 2010, India was still poorer than the US in 1900। यानी 1900 में जो यूएस की स्थिति थी, इंडिया 2010 में से भी उससे क्या है, पुअर है, लेकिन अभी ये तेजी से ग्रो करा रही है। द ब्रेक इन चाइना डेटा फ्रॉम ये उसमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये एक इन्होंने इस प्रकार से ग्रोथ देखी है इन केवल 3 कंट्रीज की, और इसके अंदर जो ये पूरा जो स्केल है वो ऊपर लॉग स्केल के अंदर है, नीचे ईयर्स के अंदर दिखा रखा। यहाँ पर हमारे जो काम की चीज है उसके ऊपर मैं आपको ले जाता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था। ये कुछ कंट्रीज की इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ भी आप आराम से देख सकते हो कि कन्वर्जेंस थ्योरी जैसा नहीं होता, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है उनकी स्थिति अभी भी पुअर है। इसी प्रकार से आप ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये जो मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज है, तो मिडल एंड लो इनकम में है। इंडिया फिर भी मिडल एंड हाई इनकम के अंदर आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, एक रूल ऑफ 70। ये रूल ऑफ 70 क्या है? रूल ऑफ 70 ये कहता है कि कितने साल आपको लगेंगे किसी भी वेरिएबल को डबल होने में। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट किसके अंदर? ग्रोथ रेट को डबल होने में। तो ये कहता है कि 70 डिवाइडेड बाय एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ वेरिएबल। हर साल क्या आपकी ग्रोथ रेट है, उससे डिसाइड होगा कि कितने साल आपको लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपकी हर साल की ग्रोथ रेट 1%, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द वेरिएबल, सपोज हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड, ये यूनिवर्सल लॉ बता रहा है इसके अंदर। तो अगर हमारी ग्रोथ रेट 1% है, तो नंबर ऑफ इयर्स फॉर वेरिएबल टू डबल, यानी कि वेरिएबल को डबल होने में कितने साल लगेंगे? 70 साल लग जाएंगे। GDP per capita grows at 1 per year, it will take 70 years to double. If it grows at 2 per year, it will take 35 years to double. In fact, US real GDP per capita rose in average 1.9 per year over the last century. तो US का अगर आप यहाँ पे डेटा देख रहे हैं, तो वो कितना हुआ है? 2% की पर ईयर की ग्रोथ रेट से वो हुआ है। क्यों? क्योंकि वो 35 साल के अंदर क्या हो गया? डबल हो गया। तो ये रूल ऑफ 70 है। रूल ऑफ 70 का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप 1% से ग्रो करते हैं, तो आपको आपकी जो भी आपकी जीडीपी है उसको डबल करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? 70 साल लगेंगे। दिस इज रूल ऑफ 70। बहुत सिंपल सा रूल है। इसको हम आगे यूज भी करेंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल में, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया, और आप इसको थोड़ा सा देख भी सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 70, द टाइम इट टेक्स ए वेरिएबल दैट ग्रोज ग्रेजुअली ओवर टाइम टू डबल इज अप्रोक्सीमेटली 70 डिवाइडेड बाय द वेरिएबल्स एनुअल ग्रोथ रेट। यहाँ पे आप कुछ इनको कंपेयर करके कुछ कंट्रीज के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, आफ्टर कोरोना पीरियड इंडिया की ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ी है। हालांकि इसका रीजन पीछे कई सारे हो सकते हैं, अभी अपने यहाँ पे फिर भी इंडिया में अभी भी पोटेंशियल बहुत है। अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे कि हम अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें, तो भी मैं कहूंगा कि हम अपने रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिनको कि हमें स्किल लेबर बनाना है, और उसमें पीछे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। सेकंड, हेल्थ को अगर आप ले लें तो उसमें भी इंडिया की कंडीशन पुअर है, इसी कारण से हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। थर्ड, अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, तो उसमें भी जैसा मैंने कहा कि अभी तक ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि अगर सिटी एरियाज की और कुछ जो डेवलप मेट्रो सिटीज है वहां पे बात करें तो वहां टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज हैं। तो कई सारे इश्यूज हैं अभी, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंडिया में पोटेंशियल बहुत है ग्रोथ की, और इसी पोटेंशियल के कारण यहाँ पर वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं जो वो क्राइसिस जो आप पढ़ेंगे 2008 का जो क्राइसिस है,
ग्लोबल क्राइसिस होने के बावजूद भी इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं आया। तो ऐसे क्राइसिस अभी इंडिया में नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे ये है कि हमारी इकोनॉमी शॉक प्रूफ है। और शॉक प्रूफ होने का कारण भी ये है कि यहाँ पर गरीबी है। गरीबी ने एक हमें कुशन प्रोवाइड कर रखा। तो आप कितना भी यहाँ पर कर लें, आपकी डिमांड कम नहीं होगी। और डिमांड गवर्नमेंट जनरेट कर रही है। डिमांड आर्टिफिशियल है, इंडिया में डिमांड है नहीं। डिमांड आर्टिफिशियल है। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट नहीं दे तो डिमांड नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा है। आप इसको देख सकते हैं इंडिया में किस प्रकार से ग्रोथ रेट बढ़ी है। 1980 से लेके 13 तक को इसमें बताया लगभग 4.3% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया ग्रो कर रहा है। तो और आप लोग तो सब जानते हैं इंडिया के बारे में, इसका कोई ज्यादा उसमें ये नहीं है। अब सीधा हम लोग हमारे इसके ऊपर चलते हैं कि हमारी जो लॉन्ग रन ग्रोथ है वो क्या है। तो सोलो का जो मॉडल है वो पूरा लॉन्ग रन ग्रोथ के ऊपर बात करता है। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द वन इंग्रेडिएंट। क्या इंग्रेडिएंट है? राइजिंग प्रोडक्टिविटी। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हर एक मॉडल पे किसी एक ही चीज के ऊपर फोकस है उसका। और यहाँ पर जो इस लॉन्ग रन ग्रोथ में हमारा जो फोकस है, जो हमारा वेरिएबल पॉइंट है, वो क्या है? हमारी प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। कि इस पूरे मॉडल में यही बात की जाएगी, आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करिए तो आपकी ग्रोथ रेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? उसमें जो क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी में क्या क्या है? द टर्म लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी फॉर शॉर्ट इज यूज टू रेफर आइदर द आउटपुट पर वर्कर और इन सम केसेस द आउटपुट पर आवर। ये आपका कहलाएगा लेबर प्रोडक्टिविटी। यानी कि लॉन्ग रन की अगर ग्रोथ हमें करनी है तो उस वो मेनली डिपेंड करेगी, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ जो डिपेंड करेगी वो आपकी करेगी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, आउटपुट प्रोडक्टिविटी पे। और वो प्रोडक्टिविटी आती है आपकी एवरेज लेबर लेबर प्रोडक्टिविटी से, कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है लेबर की। अब यहाँ सिंपल सीधे डायरेक्ट अपन देखें कि दूसरा अगर देखें ग्रोथ प्रोडक्टिविटी, तो दूसरा आपका पॉइंट जो आपके पास आएगा वो है आपका फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल की भी प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आगे। तो फिजिकल कैपिटल में क्या चीज है? कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज सच एज बिल्डिंग एंड मशीनरी। ये जितनी भी हैं वो सारी आपकी क्या कहलाएगी? फिजिकल कैपिटल कहलाएगी। फिजिकल कैपिटल में मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ वो भी मेरी फिजिकल कैपिटल है। मशीनरी जो भी है, मैं स्कूटर यूज कर रहा हूँ, बाइक यूज कर रहा हूँ, वो भी मेरी फिजिकल कैपिटल। तो इस सेकंड पॉइंट आपका जो आ जाता है प्रोडक्टिविटी में, वो है फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी। अब ये डिपेंड करेगा एडवांसमेंट के ऊपर। जितना ज्यादा एडवांस कंट्री होगा, जैसे कि अगर हम जापान की और इंडिया की बात करें तो वहां पर फिजिकल जो कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वहां मशीनरी का ज्यादा यूज किया जाता है, इस कारण से प्रोडक्टिविटी जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो मशीनरी यूज करने के कारण फिजिकल कैपिटल की जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी वो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा होने के पीछे जो रीजन है वो फिजिकल कैपिटल या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी। Economics define physical capital act as manufactured resources such as building and machinery. Physical capital makes worker more productive. For example, a worker operating a backhoe can dig अगर आप वो गड्ढा खोदना है और आप उसमें कौन सी मशीन, सड़क बनाने में आजकल आप भी देख रहे होंगे नेशनल हाईवे जो हमारे बन रहे हैं वो बहुत तेजी से बन रहे हैं, क्योंकि हम उसमें ह्यूमन कैपिटल यूज नहीं करके फिजिकल कैपिटल ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल इज द इम्प्रूवमेंट इन लेबर क्रिएटिव। जो स्किल प्रोग्राम्स हैं वो और एजुकेशन है, स्किल है वो, इसके अंदर बहुत बड़ा उसका रोल है। नॉलेज एम्बॉडीड इन द वर्कफोर्स। एंड थर्ड इज नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज एन एडवांसमेंट इन द टेक्निकल मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि किस प्रकार से टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है, ये भी आपका प्रोडक्टिविटी को के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो इन सभी से मिलाकर जो आपका एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन बनता है, प्रोडक्टिविटी किसकी? केवल एक चीज की नहीं, सभी चीजों की। जो जो आपके इनपुट्स है उन सभी इनपुट्स की प्रोडक्टिविटी से एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन बनता है। एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन इज a hypothetical production function that shows how productivity depends on the quantities of physical capital per worker and human capital per worker as well as the state of technology. तो
पूरा मॉडल अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी हम सोलो का मॉडल बनाएंगे वो पूरा किसकी बात करेगा, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेगा। और उस एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन में वो किस चीज के ऊपर बात करेगा, वो इसके ऊपर बात करेगा कि पर वर्कर फिजिकल कैपिटल कितनी है और पर वर्कर ह्यूमन कैपिटल कितनी है। पर वर्क ह्यूमन कैपिटल कितनी है, एज वेल एज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, और हमारी फिजिकल कैपिटल क्या है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम केवल और केवल फिजिकल कैपिटल के ऊपर फोकस करेंगे शुरुआत में, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखेंगे और देन धीरे धीरे एक एक चीज को रिलैक्स करते जाएंगे और फिर मॉडल को डेवलप करेंगे। सो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस probably the most important driver of productivity, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर है प्रोडक्टिविटी का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, क्योंकि इसी के बेस पर जो भी एम्पेरिकल स्टडीज हुई है वो जो बताती हैं कि किस कारण से एक कंट्री बहुत तेजी से ग्रो करता है और एक किस कारण से नहीं करता है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हम आराम से देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कि डेवलप कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिन्होंने R&D के ऊपर ज्यादा काम किया। आज मैं और आप भी एक ग्रोथ मॉडल्स की बुक पढ़ रहे हैं, तो हम भी वो बुक पढ़ रहे हैं जो कि फॉरेन राइटर्स ने लिखी। इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि वहां पर बुक लिखना, पेपर पब्लिश करना, इसके लिए उन्होंने एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है। आपको वहां पे सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। आप देखते होंगे इंडिया से भी जो लोग बाहर गए हैं वो उनकी उनका नॉलेज अलग हो जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि वहां पर जिस प्रकार से आपको मेरे को एक टेक्नोलॉजी मिली है जिसके कारण से हम बात कर पा रहे हैं, उसी प्रकार से हर एक चीज के अंदर इकोनॉमीज होती है। जब आपको वहां एक प्रकार का इस प्रकार से माहौल मिलता है तो वहां पर आप ये चीजें कर सकते हैं। रिसर्च पेपर बनाना, आर्टिकल बनाना, बुक्स लिखना, वो सब चीजें वहां पे बहुत इजीली हो जाती है। तो एक माहौल वहां पे वर्क करता है, इसी कारण से एक एनवायरनमेंट होता है। अब इंडिया में अगर हम देखें तो R&D का इतना अच्छा मार्केट या एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, इस कारण से अभी हम पीछे हैं, या कह सकते हैं कि अभी यहाँ इतना एडवांसमेंट नहीं है। यहाँ पर आप नए प्रोडक्ट के बारे में, नई सोच के बारे में आप बात ही नहीं कर सकते। इसमें कई सारे सोशल इश्यूज भी हैं जिस कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम नया नहीं सोच सकते हैं। और वहां पर बिल्कुल आपको सोच ही डिफरेंट ढंग से सोचा जाता है कि आदमी अलग ढंग से सोचता है। तो जितने भी आप इनोवेशन होंगे आप देखेंगे अदर फॉरेन कंट्रीज के अंदर हुए। अभी जितने भी रिसर्च हो रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा उन्हीं के ऊपर वहीं से रिसर्च होते हैं। तो एक इसके ऊपर ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है और वो एनवायरनमेंट की यहाँ पर कमी है। तो मेनली मैं बता रहा था आपको कि टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है वो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, सबसे बड़ा वेरिएबल है जिसके ऊपर की ग्रोथ डिपेंड करेगी, which is broadly defined as the advance in the technical means of the production of goods and services. We will see shortly how economic measures the impact of technology on growth. तो इकोनॉमी में किस प्रकार से इस ग्रोथ में टेक्नोलॉजी को में लिया जाता है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ की अकाउंटिंग कैसे करें, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन हमें देखना है। Economists make use of aggregate production function, which shows how productivity depends on the quantities of physical capital per worker and human capital per worker, as well as the state of technology. ये तीनों चीजें हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये बताता है कि प्रोडक्टिविटी किस प्रकार से इनके ऊपर डिपेंड करती है। क्वांटिटीज ऑफ फिजिकल कैपिटल पर वर्कर, प्रत्येक वर्कर के लिए फिजिकल कैपिटल कितनी अवेलेबल है, ह्यूमन कैपिटल कितनी अवेलेबल है पर वर्कर, एज वेल एज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर का मतलब यहाँ पर एजुकेशन से, R&D से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जो कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्रिएट करता है। ह्यूमंस को किस प्रकार से एनवायरमेंट मिल रहा है, उनको एजुकेशन की या फिर आगे फर्दर स्टडीज के लिए क्या एनवायरमेंट है, तो उससे उसका एडवांसमेंट हो सकता है। तो मेनली हमारा जो फंक्शन है उसमें आप ये देखें, बेरी एंड ब्रोश ऑन सुसान कॉलिंस का जो ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट्स के हैं, दे यूज द फॉलोइंग एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। उन्होंने ये एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन बनाया।
अब ये एग्रीगेट फंक्शन आप देख रहे होंगे तो आपको मोटा-मोटी ढंग से ये किस प्रकार का एग्रीगेट फंक्शन लग रहा है, जहाँ पे टी लिया है, जनरली हम उसको ए लेते हैं जब हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पावर 0.4 ली और यहाँ पर पावर 0.6 ली। तो ये उसका अलग-अलग है, सभी अलग-अलग स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, तो इसका आंसर अलग-अलग हो सकता है। लेकिन अब इन इन तीनों चारों फैक्टर्स में अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि जो हमारी फिजिकल कैपिटल है, एक तो आपकी ह्यूमन कैपिटल आ रही है यहाँ पे पर वर्कर और एक आपकी आ रही है फिजिकल कैपिटल पर वर्कर। जीडीपी पर वर्कर इज इक्वल टू टी टी ले लें या फिर आप कुछ मॉडल्स में इसको ए भी बताया गया सिंबल के रूप में, कुछ जगह पे इसको टी से बताया टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को। फिजिकल कैपिटल पर वर्कर एंड ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर। यहाँ पर जो फिजिकल कैपिटल पर वर्कर है, वो क्या उसके जो रिटर्न्स हैं वो कैसे हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। That is when amount of human capital per worker and the state of technology are held constant. Each successive increase in the amount of physical capital per worker leads to a smaller increase in productivity. इसके कारण से जो प्रोडक्टिविटी के अंदर इंक्रीज होती है वो क्या होती है? कम होती है, उतनी नहीं होती जितनी की एक्चुअली होनी चाहिए, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें मिलते हैं। उसी कारण से आप देखेंगे कि जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो स्ट्रेट नहीं जाता, स्ट्रेट सीधा ऊपर नहीं जाता, थोड़ा सा मुड़ जाता है और फिर वहां पर उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। इसी को नेक्स्ट डायग्राम के अंदर बताया गया सिंपली। यहाँ आप देखिए रियल जीडीपी पर वर्कर आपकी दी हुई है वाई एक्सिस के ऊपर एंड फिजिकल कैपिटल पर वर्कर, हर एक वर्कर के लिए फिजिकल कैपिटल कितनी अवेलेबल वो दिया हुआ है। तो फिजिकल कैपिटल पर वर्कर हम देख रहे हैं 20,000, 40,000 और 60,000 है। और जो प्रोडक्ट इसमें अगर आप देखें तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी जो कर्व है वो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब कॉनकेव हो रहा है। जब इक्वल साइज से बढ़ रही है 20,000 भी बढ़ रही हैं, तो भी यहाँ पर ये जो इंक्रीज है वो इक्वली नहीं हो रही, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहा है इसके। हाँ, अब आप ये बताइए यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों मिल रहे हैं? यहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इसलिए मिल रहे हैं that is an other things remaining equal, other things हमने कांस्टेंट रख रखी है, इस कारण से यहाँ पर हमें जो फिजिकल कैपिटल है उसके डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। Additional amount of physical capital are less productive when the amount of human capital per worker and the technology are held constant. That's why there are diminishing returns। और ये हम लोग सब माइक्रो इकोनॉमिक्स से जानते हैं कि इस कारण से डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। ये एक एग्जांपल इसने दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अब मैं आई थिंक आपको इसको पूरा हम समझ चुके हैं। अब आप यहाँ पे इसको ये भी देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल अगर प्रोग्रेस होगी, तो जो हमारा कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसको ज़्यादा इसमें यहाँ एक्सप्लेन नहीं करते हैं और सीधा मैं आपको जो हमारे मुद्दे की बात है, क्योंकि जो मैथमेटिकल पार्ट है इसका वो हमें देखना है। तो आप इसमें आ जाइए, मैंक्यू की जो बुक है हमारी। जो नेक्स्ट बुक थी आपकी वो है मैंक्यू की। मैंक्यू की बुक का पार्ट नंबर 3 में पूरा एक्सप्लेन किया है कि ग्रोथ थ्योरी इन द इकोनॉमी इन वेरी लॉन्ग रन। ये वेरी लॉन्ग रन की, जैसे मैंने आपको बताया था उस समय कि लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन के अंदर ही इसको सोलो मॉडल को एक्सप्लेन करता है। अब ये क्या है उसको हम इसी चैप्टर में एक बार पढ़ लेते हैं। ये बात है आपकी कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी इस चैप्टर को दो पार्ट हैं, एक कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे लिए पॉपुलेशन ग्रोथ का आपके कहीं भी सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल और केवल कैपिटल एक्यूमुलेशन का लिखा हुआ है
एंड देन सेकंड गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, ये आपके सिलेबस में है, एक आपके यहाँ पर और सोलो मॉडल लिखा है। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पे इसमें कवर हो जाएगी। इसको मैं सीधा आपको मैथमेटिकल पार्ट पे ले जाता हूँ क्योंकि अब आपको बेसिक्स काफी कुछ समझ में आ गया। ये आप इसकी ये एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पे चलते हैं। आप में से जो भी अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, अब यहाँ से वो बनाना शुरू कर सकता है ना। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक बता दूंगा पूरा, तो आप अपनी कॉपी और पेन ले लें और अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें। The solar model is designed to show how growth is in the capital stock, growth in the labor force, and advancement in technology interact in the economy as well as how they are affect the nation's total output of goods and services. ये चीज बताता है जो हम अभी तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। We will build this model in a series of steps. Our first step is to examine how the supply and demand for goods determine the accumulation of capital. जो फर्स्ट स्टेप में हम काम करेंगे वो ये करेंगे, ये एग्जामिन करेंगे कि किस प्रकार से सप्लाई और डिमांड जो गुड्स की होती है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन को डिटरमिन करती है। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब आप जानते हैं कैपिटल कितनी ज्यादा, यानी कि ये मॉडल जो है वो ये बताता है कि आपकी जो ग्रोथ का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है वो है कैपिटल एक्यूमुलेशन। जिस कंट्री के पास जितनी ज्यादा संपदा, कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब कि जितनी ज्यादा पूंजी, पूंजी का मतलब मशीनरी, प्लांट्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, वो जितनी ज्यादा होगी। अब बिल्डिंग्स और इन सब प्लांट्स वगैरह में क्या चीजें हैं, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर आ गया। तो जितना ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, जितनी ज्यादा आपके पास रोड्स होगी, जितने आपके ब्रिजेस होंगे, जितने आपके रेलवे नेटवर्क्स होंगे, जितने आपके ये एरोड्रम्स होंगे, ये सारी चीजें कैपिटल एक्यूमुलेशन, ये सारी आपकी कैपिटल्स है। हम कैपिटल सिंपली आप ये देखिए, कैपिटल हम उस चीज को कहते हैं जो कि हमें रेगुलर इनकम देता है। कैपिटल कैसे बनाई जाती है ये भी आप सब जानते हैं। कैपिटल बनती है इन्वेस्टमेंट से। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कहां से आता है? इन्वेस्टमेंट आता है सेविंग से। सेविंग कहां से आती है? सेविंग आती है इनकम से। इनकम कहां से आती है? जीडीपी से। तो ये पूरा मॉडल किसकी बात करता है? कैपिटल एक्यूमुलेशन की। तो कुल मिला के ये कहां पहुंच गया? जीडीपी पे। आपकी जीडीपी ज्यादा होगी तो कैपिटल एक्यूमुलेशन वापस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी ज्यादा होगी तो आप सेविंग ज्यादा करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। अब इसके अंदर पूरे मॉडल में लोचा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो आप में से कोई मुझे बताए। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी के अंदर सब चीजें हैं। इतने में ही पूरा मॉडल है और कुछ भी नहीं है इस मॉडल के अंदर। प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। क्यों हम ये कहते हैं कि गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होना चाहिए? क्या आपके हिसाब से 100% कैपिटल एक्यूमुलेशन किसी कंट्री ने कर दिया तो वो सब बेस्ट है, या फिर इसका कोई गोल्डन रूल बनाना पड़ेगा? हम्म, बताइए सुरभि। परमवीर जी बता नहीं रहे आज कुछ? सो तो नहीं गए सभी? हम्म, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट होता है। एक एक घंटे में मैं 1 घंटे बोलता हूँ, तो आप थोड़ा बताएं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक कंट्री को कैपिटल एक्यूमुलेशन का मॉडल है, आपका जो सोलर मॉडल है वो ये कहता है कैपिटल एक्यूमुलेशन के ऊपर ग्रोथ डिपेंड करेगी। तो क्या आप सारा का सारा कैपिटल एक्यूमुलेशन कर दें तो ग्रोथ हो जाएगी, या फिर कुछ उसके ऊपर भी लिमिट होनी चाहिए, या कहाँ होनी चाहिए? गोल्डन रूल कहाँ होता है? गोल्डन रूल का मतलब है हम कितना करें। क्यों? क्योंकि अगर मैं सारा करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जितनी मेरी इनकम है उस सारे को इन्वेस्ट कर दूं, उस सारे को सेव कर दूं, इन्वेस्ट कर दूं, कंज्यूम करूं ही नहीं। समझ रहे हैं आप? जितनी मेरी इनकम है, वाई जितना हुआ, उस सारे को मैं इन्वेस्ट कर दूं। आई कैसे बन जाएगा वो? मैं उसको एस कर दूंगा तो आई बन जाएगा।
और आई बन गया तो मेरा कैपिटल एक्यूमुलेशन 100% इनकम मेरी कैपिटल एक्यूमुलेशन हो गया। तो आपका यहाँ पर लीकेज क्या है? लीकेज हमारा कंजम्पशन है। आप जितना वाई प्रोड्यूस हो रहा है उसका लीकेज वाई सी करने के बाद जो बचेगा उसी को तो सेव करेंगे। जो सेव करेंगे उसी को तो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सारा सेव करके सारा इन्वेस्ट कर दें तो कंजम्पशन तो जीरो हो गया, और कंजम्पशन जीरो हो गया तो जो बनाएंगे उसको खाएगा कौन? आपका कंजम्पशन तो जीरो हो गया। इसलिए एक गोल्डन रूल हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल एक्यूमुलेशन का। जिस प्रकार से आपका एक गोल्डन रूल पढ़ाई करने का होना चाहिए, पढ़ाई करने का गोल्डन रूल ये हो, यूं नहीं कि हम एक एग्जाम है मेरा तो आज से लेके मैं कंटिन्यू उस एग्जाम तक पढ़ता ही रहूं और कुछ खाऊं पीऊं नहीं ताकि नींद नहीं आए। इसलिए हमें एक गोल्डन रूल बनाता है। गोल्डन रूल ये कहता है कि आपको 7-8 घंटे आराम भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, फिर जो पढ़ा उसको वापस रिवाइज भी करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम कैपिटल एक्यूमुलेशन का एक गोल्डन रूल यहाँ पे बनाएंगे। वो गोल्डन रूल क्या है वो हम देखेंगे। तो ये आपका है। इन द फर्स्ट स्टेप वी एज्यूम दैट द लेबर फोर्स एंड टेक्नोलॉजी आर फिक्स। फर्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे लेबर फोर्स और टेक्नोलॉजी को फिक्स कर देंगे। देन वी रिलैक्स दीज assumptions बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन लेबर फोर्स। फिर बाद में हम लेबर फोर्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे लेटर इन दिस चैप्टर, एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इन नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम जाएंगे जो हम एंडोजीनस मॉडल बोलेंगे उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर देंगे। जो रोमर था, रोमर को अगर आप देखते हो तो रोमर ने का क्या कंट्रीब्यूशन है, रोमर जो ग्रोथ मॉडल्स में रोमर का जो भी क्योंकि आपके इसके अंदर नहीं है लेकिन आपने अपने सिलेबस में जब एमए किया होगा तब आपने पढ़ा होगा न्यू ग्रोथ थ्योरीज। न्यू ग्रोथ थ्योरीज हम पढ़ते हैं वो रोमर के यहाँ से आती है, जो इकोनॉमिस्ट रोमर है। और वो भी जो है वो एमआईटी का ही प्रोफेसर है, तो उन नोबेल लॉरेट भी है। रोमर ने इकोनॉमिक्स के अंदर एक जो नई चीज की वो ये की कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हम मानते थे एक्सोजीनस। रोमन ने पहली बार कहा कि टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है इज नॉट एक्सोजीनस, इज एंडोजीनस। और उसके ऊपर पूरी उसकी जो बुक है उसको हम कहते हैं न्यू ग्रोथ थ्योरीज। तो वहां से न्यू ग्रोथ थ्योरी शुरू हो गई जिसके अंदर इसको एंडोजीनस माना गया। तो ये अभी आपका है रॉबर्ट सोलो का एक कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वार्टरली जर्नल में इसने सबसे पहले पब्लिश हुआ था ये सोलो का मॉडल 1960-70 का है, 50-60 का। इन 87 सोलो वन द नोबेल प्राइज, उसको नोबेल प्राइज में मिला। अब आपका सिंपल मॉडल स्टार्ट हो रहा है, द सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर गुड्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि सप्लाई और डिमांड फॉर जो गुड्स हैं डिटरमिन द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेबर फोर्स टेक्नोलॉजी को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। एंड देन थर्ड में हम लेबर फोर्स को चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर द सोलो मॉडल। सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स प्लेड ए सेंट्रल रोल इन द स्टैटिक मॉडल ऑफ द क्लोज इकोनॉमी, जो हमने चैप्टर 3 में अगर पढ़ा हो तो उसमें पहले जो हमने पढ़ा था। बाय कंसीडरिंग द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स वी कैन यूज द determine how much output can be produced at any given time and how this output is allocated among the alternate uses। तो सिंपली हम देखते हैं जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो किसका फंक्शन होता है, कैपिटल एंड लेबर का। स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड लेबर फोर्स स्टेट दैट द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द y is equal to f k and l। समझ रहे हैं आप यहाँ पे। अब f k and l ये हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कैसा प्रोडक्शन फंक्शन है, सिंपली आप देखते हैं ऐसा जेड जेड से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा और y भी हमारा जेड से मल्टीप्लाई हो जाए, इसका मतलब लीनियरली होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, ये होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। चलिए, अब ये प्रोडक्शन फंक्शन अगर हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दे रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, लीनियरली मतलब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, होमोजेनियस है प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो पर जो वर्कर है वो हमारी कैपिटल आ जाएगी और पर वर्कर हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो आपने इसको टर्म को सारा चेंज कर दिया, पर वर्कर आउटपुट इज वाई अपॉन एल एंड पर वर्कर कैपिटल इज के बाई एल। हर लेबर के पास कितने कंप्यूटर हैं वो दैट इज के बाई एल, कैपिटल अपॉन लेबर, और हर वर्कर की आउटपुट कितना है प्रति व्यक्ति पर कैपिटल आउटपुट कितना है वो वाई बाई एल है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई ज्यादा इश्यू नहीं है इसमें आपको। इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट में हम क्या चेंज कर रहे हैं
कि हम इसको टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, मैंने y इसको y इज इक्वल टू y अपॉन l लिख लिया, ठीक है, y small y is equal to output per worker and small k is the capital per worker. We can then rewrite the production function as y is equal to fk, ठीक है, f फंक्शन है हमारा। तो जो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट पर वर्कर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर, सिंपल। जहां भी आपको क्लियर नहीं हो आप मुझे रोक दीजिएगा क्योंकि मैं फास्ट चल रहा हूं। नेक्स्ट इज, अब आप यहां देखें, अगर मैं इसको स्लॉप निकालना चाहूं तो इस फंक्शन का सिंपल जो मेरा फिगर 7.1 है illustrates this production function, ये प्रोडक्शन फंक्शन को बता रहा है। The slope of the production functions, क्या बताएगा slope of the production function? Shows how much extra output a worker produces when given an extra unit of the capital. This amount is the marginal production of capital. MPK आपका निकल जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन लेके हम मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं, ठीक है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, कैपिटल जो K बाई एल है, K बाई एल में एक यूनिट बढ़ाने पर, इसलिए मतलब K बाई एल प्लस 1 माइनस K बाई एल, उन दोनों को लैस करूंगा तो मैं MPK आ जाएगा, या फिर आप सीधा इसको dy बाई dk भी लिख सकते हैं, जैसे भी चाहे इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, MPK इज डिमिनिशिंग, indicating that the production function exhibits diminishing marginal product of capital. When K is low, the average worker has only a little capital to work with, so an extra unit of capital is very useful and produces a lot of additional output. When K is high, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, the average worker has a lot of capital already, so an extra unit increases production only slightly, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए कि दिस इज मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, कि अगर के स्मॉल के क्या चीज है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल के इज नॉट ओनली के, इट्स नॉट ओनली कैपिटल, इट्स रेशियो ऑफ कैपिटल एंड लेबर। स्मॉल के इज रेशियो ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अगर रेशियो ऑफ कैपिटल एंड लेबर यानी कि कैपिटल पर लेबर इज लो, कैपिटल पर लेबर इज लो, अगर हर व्यक्ति के पास में कैपिटल कम है, ठीक है, द एवरेज वर्कर हैज ओनली ए लिटिल कैपिटल टू वर्क, हर व्यक्ति लेबर के पास में कैपिटल क्या है, कम है। सो एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल इज वेरी यूजफुल, तो अगर आप थोड़ा सा यूनिट कैपिटल की बढ़ाते हैं तो उससे प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इफ K is high, अगर K high है तो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल will not increase production, will increase production by slight, मतलब थोड़ा सा बढ़ाएगी, ठीक है। तो अगर मशीनों की संख्या पर लेबर कम है तो जैसे एक नई मशीन आएगी प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा, लेकिन अगर मशीनों की संख्या ऑलरेडी ज्यादा है तो मशीन बढ़ने से फिर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, ये हम जानते हैं। This all is because we have kept labor constant, ठीक है। हम यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन की ही बात कर रहे हैं, तो हमने पर यूनिट लेबर कर दिया है ना, तो लेबर को हम बढ़ा नहीं रहे, हम तो मशीन ही बढ़ा रहे, केवल कैपिटल ही बढ़ा रहे। तो केवल कैपिटल बढ़ाने से प्रोडक्शन थोड़ी ना बढ़ेगा, केवल आप कंप्यूटर्स लेके आ जाएं, आपके पास ऑपरेटर्स नहीं हो तो आपका प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकता। सेम चीज यहाँ पे है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिमिनिशिंग all because the labor is remaining constant and the technology is constant, that's why it is diminishing। सिंपल मॉडल है, जैसा कि देखिए जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मॉडल पढ़ते हैं वहां पे आप लेबर को कांस्टेंट कर देते हैं, वही का वही है, या कोई नया मॉडल नहीं है, ये कोई नया मॉडल नहीं है, सोलों ने उसी चीज को घुमा फिरा दिया और कुछ भी नहीं। The production function shows how the amount of capital per worker K determines the amount of output per worker, ठीक है। The slope of the production function is marginal product of capital. If K increases by 1 unit, Y increases by MPK units, the production function becomes flatter as K increases and indicating diminishing marginal product of capital, ठीक है। ये आपका यहाँ तक बेसिक सोलो मॉडल जो कि अपना कैपिटल एक्यूमुलेशन का मॉडल है वो हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका इसका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ।
डिमांड फॉर गुड्स एंड कंजम्पशन फंक्शन। ये भी बहुत सिंपल फंक्शन है, ये आप सब पढ़ चुके हैं। मॉडल जो क्रिएट किया जाता है वही मैंने आपको बताया कि सर्टेन कंडीशंस बना दी जाती हैं, सर्टेन कंडीशंस बनाने के बाद उसको एम्पेरिकली प्रूव कर दिया जाता है, उसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया जाता है और देन वो मॉडल बन जाता है। अब यहाँ पे इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें सोलो ने क्या लिया है वो देखिए। उनका ये कहना है कि हमारा जो डिमांड फॉर गुड्स एंड कंजम्पशन है, सर्विसेज है, उसका फंक्शन क्या है। तो हम सिंपली जानते हैं y इक्वल टू सी प्लस आई, जैसा मैंने आपको बताया भी था। सी प्लस आई प्लस, अगर आपको जी लेना होता तो गवर्नमेंट आ जाती है इसके अंदर, एक्स माइनस एम ले लीजिए तो उसमें एक्सटर्नल सेक्टर आ जाएगा। उसको आप कितना ही सोलो के मॉडल का एक्सपांशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये वापस अगेन जो एल से डिवाइडेड है ऑलरेडी, इन अदर वर्ड्स आउटपुट पर वर्कर इज वाई, ठीक है। y को पूरे को हमने y नहीं लेके आउटपुट पर वर्कर कर दिया, l से डिवाइड कर दिया, एंड आउटपुट पर वर्कर y इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन पर वर्कर c। तो ये आपका क्या एक्चुअल c बाई l है, जिसको स्मॉल c कह दिया आपने, एंड इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर यानी i बाई l है ये, जिसको आपने क्या लिख लिया स्मॉल i। ये सब सभी चीजें सोलो मॉडल में सभी चीजें जो हम पर वर्कर किस लिए बात करेंगे, क्योंकि हमने वर्कर को कांस्टेंट कर दिया, वर्कर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस मॉडल के अंदर वर्कर से डिवाइड कर दिया सभी जगह पे। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई हुआ करता था, आपने उसको स्मॉल y इज इक्वल टू सी प्लस आई कर दिया, जो कि आपका पर वर्कर बता रहा है, पर वर्कर आउटपुट, पर वर्कर कंजम्पशन, पर वर्कर इन्वेस्टमेंट। दिस इक्वेशन इज अ पर वर्कर वर्जन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पर वर्कर वर्जन। पूरा सोलो मॉडल ही पर वर्कर वर्जन है ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंट्स आइडेंटिटी। आप तो सभी जानते हैं। नोटिस दैट इट ओमिट्स गवर्नमेंट चीज को, इसको हटा दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हटा दिया इसने, ठीक है। वो आप चाहे तो उसको एक्सपेंशन कर। द सोलो मॉडल एज्यूम्स दैट ईच ईयर पीपल सेव अ फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम एंड कंज्यूम अ फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम। तो हम इसलिए जानते हैं सी इज इक्वल टू 1 माइनस एस वाई होगा आपका, ठीक है। आप अपना कुछ भाग बचा लेंगे और कुछ भाग कंज्यूम करेंगे। तो ये स्मॉल एस भी क्या है, सेविंग पर वर्कर है। ये स्मॉल सर चीजें यहाँ पर वर्कर वर्जन है। ये देख लीजिए नेशनल इनकम अकाउंट्स का हम जानते हैं सी प्लस आई प्लस डी, और वहां पे y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये किससे बना है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और यहाँ पे सब पर वर्कर वर्जन कर दीजिए, डिवाइड बाई एल कर दीजिए, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। So saving rate is a number between 0 and 1. Keep in mind that various government policies can potentially influence the national saving rate. Government policy के ऊपर depend करेगी वो exogenously. So one of our goals is to find that saving rate is desirable. For now, however, we just take the saving rate as is given. To see what consumption function implies for the investment substitute, हम इसके अंदर ही क्या करते हैं, इसके अंदर ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू सी की जगह 1 माइनस एस वाई लिख लिया प्लस आई। अब देखिए आप कहेंगे सर आप यहाँ पे एस क्यों लिया, क्योंकि मुझे कंजम्पशन से कोई लेना ही देना नहीं था, मुझे तो सेविंग से मतलब है, मुझे तो इन्वेस्टमेंट करना है, फिर मुझे इस इन्वेस्टमेंट से कैपिटल एक्यूमुलेशन बताना है, मुझे कैपिटल एक्यूमुलेशन तक जाना है। इसलिए मैं सब एस और आई को ही लेके आ गया, इसके अंदर रीअरेंज कर दिया हमने इसको, और i इज इक्वल टू हमारा s अपॉन y होगा। यहाँ वापस ध्यान दीजिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, i यानी कि इन्वेस्टमेंट पर वर्कर इज इक्वल टू सेविंग यानी कि सेविंग पर वर्कर डिवाइडेड बाय आउटपुट पर वर्कर मल्टीप्लाई बाय आउटपुट पर वर्कर। तो i इज इक्वल टू एस वाई आपका हो गया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, हमारी दोनों चीजें हैं। एक हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था और एक हमारा नेशनल अकाउंट्स की जो स्टैटिस्टिक्स है उससे हमने फंक्शन बना दिया i is equal to s. The equation shows that investment equals saving as we first saw in chapter 3rd. Thus the rate of saving is also the fraction of output devoted to investment. यानी कि रेट ऑफ सेविंग क्या होगी आपकी, फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट जो कि आपका इन्वेस्टमेंट को डिवोट किया गया है वो आपकी रेट ऑफ सेविंग। We now introduce the two main ingredients of the सोलर मॉडल। अब आपके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए, तो कौन कौन से हैं, क्लियर हो गया होगा आपको अभी तक। दो चीजें हमने इसमें ली हैं, पहला द प्रोडक्शन फंक्शन एंड द कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने दो चीजें बना दी हैं। प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा लिया है हमने, कंजम्पशन फंक्शन हमने नेशनल इनकम अकाउंट से लिया है। प्रोडक्शन फंक्शन आपने, आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन हुआ करता था वही प्रोडक्शन फंक्शन, which describes the economy at a moment in time
For any given capital stock and production function y is equal to is a function of k, determines how much output the economy produces, and the saving rate determines the allocation of the output between the consumption and investment. एक पूरी इकोनॉमी कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती है अवेलेबल कैपिटल स्टॉक के साथ में, और वो जो आउटपुट है एंड द सेविंग रेट डिटरमिन करते हैं कि ये जो अलोकेशन ऑफ आउटपुट हुआ है कि उसका हम आउटपुट को कंज्यूम कितना करेंगे और इन्वेस्ट कितना करेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो भी हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो कंज्यूम भी किया जाएगा और इन्वेस्ट भी किया जाएगा, लेकिन हमें वो गोल्डन पॉइंट निकालना है, वो गोल्डन रूल निकालना है जहां तक हम इसको कंज्यूम करें और जहां तक बचाकर हम इसको इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि उसी से हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा और उसी कैपिटल एक्यूमुलेशन पे हमारी ग्रोथ रेट डिपेंड करती है। और अब जो हम सारी एक्सरसाइज करेंगे वो उसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे कि हमारा गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होना चाहिए। और इसके लिए आपको जो नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी वो क्या इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी? वो आपको ये इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि हमारे कैपिटल एक्यूमुलेशन तो हम कर लेंगे, कैपिटल स्टॉक भी हम बना लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी हम कर देंगे, लेकिन हम जब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें दो प्रकार का करना पड़ता है, एक रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होता है। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट हमें किस रेट के ऊपर बेस्ड होता है हमारा? वो हमारा डेप्रिसिएशन की रेट के ऊपर बेस्ड होता है, कितना वियर आउट हुआ है उस रेट के ऊपर होगा, तो उस रेट को हमें उसमें से लेस करना पड़ेगा, वो एक्चुअल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और वही हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन को डिसाइड करेगा और उसी कैपिटल एक्यूमुलेशन पे ग्रोथ रेट डिपेंड करेगा। इन्वेस्टमेंट पर वर्कर आई इक्वल्स एस अपॉन वाई है हमारा, इज इक्वल टू एस वाई है, तो एस वाई की जगह मैंने यहाँ दोनों ही फंक्शन को मिला दिया, वाई की जगह मैंने एफ के लिख लिया। ठीक है, इस यहाँ पे आपका ये दोनों फंक्शन मिल चुके हैं, जो दो हम अभी तक अलग अलग बात कर रहे थे, कंजम्पशन सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की, और एक तरफ हम हमारे प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे थे। इन दोनों ही फंक्शन को हमने अब यहाँ पर इस स्टेप के ऊपर एक कर दिया है, तो आई इज इक्वल टू एस एफ के हो गया। तो इन्वेस्टमेंट पर वर्कर एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, तो इन्वेस्टमेंट पर वर्कर कितना होना चाहिए? इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर, दिस इक्वल्स रिलेट टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल टू द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल आई। तो आई इज आपका इन्वेस्टमेंट और के आपका क्या है? कैपिटल स्टॉक पर वर्कर अभी कितना अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग। के इज अगेन सुनिए, this equation relates this equation above equation is very important so far as the solo model is concerned. This equation relates the existing stock of capital, आपके पास कितनी मशीनें हैं, आपके पास 5 कंप्यूटर हैं, that is existing stock of capital, to the accumulation of new capital, that is I। एक मशीन और चाहिए, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो हमें कितना न्यू इन्वेस्टमेंट चाहिए, न्यू एक्यूमुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल कितना चाहिए, आई, ये आई का फंक्शन है। दिस इज दैट्स व्हाई सोलो मॉडल इज कैपिटल एक्यूमुलेशन मॉडल। वो कैपिटल एक्यूमुलेशन को बताता है कि कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो सेविंग पर लेबर, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज का फंक्शन है? हमारा इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग स्टॉक का फंक्शन है, ये चीज ध्यान दीजिए। हर कंट्री को एक पुअर कंट्री है और एक डेवलप कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है। इन तीनों ही कंट्रीज के लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट कितना करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उनके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना है। तो एक हम कहेंगे एक पुअर कंट्री है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल कम है, इसलिए उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो ज्यादा सेव करे, ज्यादा इन्वेस्ट करे, कम कंज्यूम करे। और एक जो डेवलप कंट्री है उसके पास में क्या प्रॉब्लम है? उसके पास ये प्रॉब्लम है, उसके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक कैपिटल बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं।
मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल उसका डिमिनिशिंग है, तो उसको बनाए रखने के लिए भी करना है, प्लस डेप्रिसिएशन भी उसके यहाँ हो रहा है ज्यादा। एग्जिस्टिंग स्टॉक, देखिए आपके पास अगर एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा तो आपका डेप्रिसिएशन नो डाउट ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो कैपिटल एक्युमुलेशन फंक्शन हमारा बन रहा है वो ये कहता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक्युमुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल इज अ फंक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर मेरे पास 5 लैपटॉप हैं तो मेरे मेरे को जो नया लैपटॉप लाना है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे पास पहले कितने हैं। ठीक है। फिगर 7.2 shows दिस रिलेशनशिप, और यही हमारे सोलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम आपका वही फिगर बन गया। देखिए ये आपका है एफ के आउटपुट फंक्शन, सेम इन्वेस्टमेंट एस एफ के नीचे दिख रहा है आपको। हाउ फॉर एनी वैल्यू ऑफ के द अमाउंट ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्शन फंक्शन। तो सी प्लस आई, ये आपका क्या बता रहा है, देखिए आई का यहाँ पर बता रहा है इस कैपिटल स्टॉक के ऊपर, और सी आपका कंजम्पशन दिखा रहा है उसके ऊपर। तो सी आई आपका क्या है, आउटपुट एफ के आउटपुट पर वर्कर, तो आउटपुट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट का कर्व है। द सेविंग रेट एज डिटरमिन्स द allocation of output between consumption and investment. For any level of capital K, output is FK, investment is SFK. SFK क्या है देखिए आपका, SFK is your investment फंक्शन, ध्यान रखिए सारे। SFK is your investment, ठीक है। एंड उसके ऊपर आई के ऊपर हमारा क्या है सी, और वही हमारा क्या है वाई आउटपुट। तो वाई का ये पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो आपको रेट पे दिख रहा है वो तो आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट है, तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, आपका सी वाला पार्ट होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये फंक्शन क्लियर है। एंड द कंजम्पशन इज, अब कंजम्पशन कितना होगा बताइए, कंजम्पशन एफ के। अगर मैं कहूँ आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है तो आप टोटल आउटपुट में से निकालिए, या फिर इसको कहिए एफ के माइनस एस एफ के is consumption. So consumption is Sk minus Sfk. Output is Fk. Investment is Sfk. ये ध्यान कर लीजिए आप सारे। अब यहीं से मॉडल आपका स्टार्ट होगा और यहीं पे थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। 2-3 स्लाइड्स और हैं, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। अब हम इसके ऊपर लेते हैं, चेंज की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें डेप्रिसिएशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। To incorporate the depreciation into the model, we assume that the certain fraction delta, यहाँ पे हमने सपोज डेल्टा ले लिया, कोई फ्रैक्शन 10%, 15%, कुछ भी हो सकता है, of the capital stocks wear out every year, हर साल इतना परसेंट wear out हो जाता है। डेल्टा जो भी है आपका is called depreciation rate, उसको हम depreciation rate कह सकते हैं। ये 10% हो सकती है, 15% हो सकती है, 20%। If the capital lasts इन एवरेज 25 ईयर्स, अगर कोई भी आपकी कैपिटल है वो 25 साल तक चलती है, सपोज आपने कोई गाड़ी ली वो 10 साल तक चलती है, देन द डेप्रिसिएशन रेट इज 4% पर ईयर। तो अगर कोई चीज कितने साल चलती है उससे पता पड़ता है उसकी डेप्रिसिएशन रेट क्या है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि अगर कोई चीज आपकी 10 साल चल रही तो उसकी डेप्रिसिएशन रेट कितनी होगी बताइए। बस बिल्कुल से कोई भी चीज कितने साल चलती है उससे उसकी डेप्रिसिएशन रेट निकाली जाती है। अगर कोई चीज 100 साल चल रही है तो उसकी डेप्रिसिएशन रेट क्या होगी। बिल्कुल ठीक है, ये बताता है कि आप अभी अटेंटिव हो, क्लास के अंदर बैठे हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल द कैपिटल लास्ट इन 25 इयर्स, अगर 25 साल तक चलती है तो उसकी डेप्रिसिएशन रेट 4% होगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द कैपिटल दैट डेप्रिशिएट ईच ईयर इज डेल्टा के। तो ये हम इस प्रकार से निकालेंगे कि हमारी
एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल कितनी है और उसको उसकी डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको बताएगी द अमाउंट ऑफ द कैपिटल दैट डेप्रिशिएट ईच ईयर, पर ईयर कितना डेप्रिशिएट हो रही है, वो आपका, आपने अभी जो भी काम कर रहे थे वो भी आप यही कर रहे थे, डेल्टा को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। कि आपकी डेप्रिसिएशन रेट है जो कि 4% है, तो 4% को आपने 25 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया डेल्टा की आपकी कि हर साल कितनी डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो जो भी हमारी डेप्रिसिएशन रेट है उसको, जो डेल्टा है हमारी, उसको हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट डेप्रिशिएट ईच ईयर, हर साल कितनी डेप्रिशिएट होगी, वो इतनी इतनी हर साल डेप्रिशिएट हो जाएगी। shows how the amount of depreciation depends on the capital stock। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन रेट को निकाल दीजिए, तो आपका चेंज इन कैपिटल स्टॉक आ जाएगा, सिंपल। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक मुझे कितना करना पड़ेगा, ये सब चीजें आप जानते हैं कि ये रिप्लेसमेंट वगैरह के कारण होता है, तो ये हम इतना हमें चेंज इन कैपिटल स्टॉक होगा, वो मेरा आई माइनस डेल्टा के होगा। अब इससे इस वाले को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो डेल्टा के आप आई की जगह क्या लिखेंगे, एस के माइनस डेल्टा के, ठीक है। ये आई आपका एस के यहां से आ रहा है, ये मैंने आपको पहले ही कहा था, इसको आप नोट कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट इज एस के, आउटपुट इज एफ के, कंजम्पशन इज एफ के माइनस एस के, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया चेंज इन कैपिटल। The graph, the terms of this equation, investment and depreciation for different levels of capital stock. The higher the capital stock, the greater the amount of output and investment. जितना ज्यादा आपका कैपिटल स्टॉक होगा, उतना ही ज्यादा आउटपुट और इन्वेस्टमेंट होगा। Yet the higher the capital stock, the greater the amount of depreciation. और उतना ही, वापस मैंने आपको बताया था, जितना ज्यादा कैपिटल स्टॉक होगा उतना ही ज्यादा आपका डेप्रिसिएशन। अगर आपके पास 50 कारें होगी तो 50 का ही उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन भी होगा, इसलिए आपको उसका रिप्लेसमेंट रखना पड़ेगा अपने पास अगर आप वापस उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे एक नई और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों के लाइफ में काम आएगी, ठीक है। हाँ, आप लोग सभी नोट कर ले, आप लाइफ के अंदर अगर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना चाहते हो, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आज आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना कि आप उसकी डेप्रिसिएशन रेट को कैलकुलेट करते हुए उसके लिए रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट अपने पास रखो, जिसको हम कहते हैं कि उसको हेजिंग करना या फिर उसके लिए अपन को रखना, जिससे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक कार खरीदी और मैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि इससे मैं बेटर कार अगले 5 साल बाद खरीदूं, तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं जब उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट कर, हम क्या करते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तब मेंटेन नहीं कर पाएंगे जब आप प्रॉपरली कॉस्टिंग कैलकुलेट नहीं करते हो। जब भी आप कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हो तब आप क्या क्या कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे इकोनॉमिक्स जो है वो आपको सपोर्ट करती है, वो ये सपोर्ट करती है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं 10 लाख की, ठीक है। जब भी आप एक गाड़ी लें तो आप ये देखें कि इस गाड़ी का मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा, इसका वियर एंड टियर क्या होगा, इसका इंश्योरेंस क्या होगा, और प्लस ये कितने साल चलेगी, या मुझे इसको कितने साल बाद निकाल के नई गाड़ी लेनी, ठीक है। उसके लिए ये सारी चीजें, जो आपको पेट्रोल भराना है, इसको ठीक कराना है, इसका इंश्योरेंस कराना है, ये तो हमें कहलाएगी, इसकी हमें जो दिख रही है चीजें इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है। लेकिन इसमें कुछ छुपी हुई चीजें वो ये है कि सब आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड को अगर मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसमें आपको जितनी इसकी डेप्रिसिएशन रेट है, सपोज आपने माना 10 साल में ये हो जाएगी, और 10 साल बाद आप 10 लाख की एक और गाड़ी इसके लिए लेना चाहते हैं, इसका मतलब पर ईयर आपको 1 लाख रुपीस कहीं न कहीं से सेव करने हैं, तब जाकर आप 10 साल बाद इसको रिप्लेस कर पाएंगे। अदरवाइज 10 साल बाद आप इससे भी बेकार गाड़ी लेने की स्थिति में होंगे, आप या फिर अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप किसी चीज का इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको ये देखना है, चाहे वो मकान भी हो, चाहे वो घर भी हो, चाहे वो आपका ये गाड़ी भी हो, तो आपको इसके साथ में उसकी डेप्रिसिएशन रेट को जरूर कैलकुलेट करना है, और उसको उसकी रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है उसको आज से ही उसके साथ लिंक कर देना है। एक गाड़ी जो 10 लाख की ली गई है, 10 साल तक सपोज आपको चलानी है, इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी के लिए अगर मैं उसी कॉस्ट पे उसको मैं उस लास्ट नेक्स्ट 10 इयर्स की बात की कॉस्ट नहीं भी मानूं,
हालांकि आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए उसकी, लेकिन अगर आप अब नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको कम से कम एटलीस्ट 1 लाख रुपए, तो अगर आप इन्फ्लेशन रेट को भूल भी जाए तो 1 लाख रुपए तो कम से कम रखना, ताकि आप 10 साल बाद 10 लाख रुपए आपके पास इकट्ठे हो जाए। तो जब आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि उसकी डेप्रिसिएशन रेट से उसकी कॉस्ट आती है, जो कि जनरली कोई भी कैलकुलेट नहीं करता है। जब भी आप गाड़ी लेंगे आपको लगा हाँ, ये तो 6 लाख की गाड़ी है, इतना इंश्योरेंस आएगा, इतना इसका ये आएगा, इतना ये आएगा, और आप उसमें वो 1 लाख रुपए जोड़ ही नहीं रहे हैं, जो कि 10 साल बाद वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो ये इस इसी कारण से हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर पाते और वापस आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। तो अगर डेप्रिसिएशन को लिया जाए तो सिंपल सीधा, जितनी ज्यादा कैपिटल पर वर्कर है उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन पर वर्कर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपका कर्व बन रहा है। तो अब डेप्रिसिएशन को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारी जो स्थिति आती है वो ये आती है और यहाँ पर स्टेडी स्टेट क्या है उसको आप समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एंड स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ द कैपिटल, ये के स्टार है, द लेवल एट विच इन्वेस्टमेंट इक्वल्स डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन के बराबर है, इंडिकेटिंग दैट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल नॉट चेंज ओवर टाइम। जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो समय के साथ में बदलेगी नहीं। बिलो के डैश द इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स डेप्रिसिएशन। अगर आप के डैश से नीचे जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन से ज्यादा है। सो द कैपिटल स्टॉक ग्रोस, और उसका एंड से कैपिटल स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा, और आप के डैश के ऊपर आ जाएंगे, के स्टार के ऊपर आ जाएंगे। अगर इससे ज्यादा है कैपिटल पर वर्कर हमारा, अब वो के डैश के स्टार, इन्वेस्टमेंट इज लेस, उसके ऊपर देख रहे हैं हम कि इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन से कम हो रहा है, और अगर इन्वेस्टमेंट का डेप्रिसिएशन से कम हो रहा है तो कैपिटल एक्युमुलेशन आपका कम हो जाएगा और आपका जो कैपिटल स्टॉक है वो श्रिंक हो जाएगा, और अगेन आप के स्टार के ऊपर। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट और जो आपका कैपिटल का जो स्टॉक है वो स्टेडी स्टेट के ऊपर यहाँ पर है। इसको वापस आप देख लें। There is a single capital stock at which the amount of investment equals the amount of depreciation. If the economy finds itself at this level of the capital stock will not change because of the two forces. So कि आपस में काम कर रहे हैं investment and depreciation forces, और वो दोनों उसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, डेल्टा के जीरो. So the capital stock K and output are steady over time rather than growing or shrinking, and we therefore call K star is a steady state level of capital. तो यहाँ पर आपका steady state level of capital क्या है, आपका K star. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने depreciation को एक constant rate से grow कर रहा है. A constant fraction of delta of the capital stock wears out every year. The depreciation is therefore proportional to the capital stock. तो ये आपका steady state of capital per worker हो गया K, small k. An economy not at the steady state will go there. That is regardless of the level of capital with which the economy begins. अब ये important point आपके लिए है, कोई भी कंट्री किस कैपिटल लेवल पे है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, कहां से स्टार्ट कर रहा है। कुछ गुलाम कंट्री थे जिनका कैपिटल लेवल पहले कम था, और कुछ जो पहले आजाद हो गए उनका कैपिटल एक्युमुलेशन लेवल बढ़ गया, लेकिन कौन कहां से स्टार्ट कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। Regardless of the level of capital with which the economy begins, it ends up with the steady state level of capital. वो end कहाँ पे करती है, सेम लेवल ऑफ स्टेडी स्टेट के ऊपर एंड करती है. In this sense, the steady state represents the long run equilibrium of the economy. तो यहाँ पर इसीलिए इसको जो पूरे मॉडल को हम जो लॉन्ग रन बोलते हैं, तो ये स्टेडी स्टेट के कारण आपका जो मॉडल है वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मॉडल कहलाता है, कि कैपिटल आपका कुछ भी हो, डेप्रिसिएशन रेट के साथ में कैपिटल, और आगे हम देखेंगे उसका पूरी इकोनॉमी के साथ में भी स्टेडी स्टेट क्या है, और वही आपका गोल्डन accumulation of capital. To see why the economy always ends up at steady state, suppose that the economy starts with the less than the steady state level of capital, such as the level K1. In this case, the level of net investment exceeds the amount of depreciation. Over time, the capital stock will rise and will continue to rise along with the KFK until it approaches to K star. ठीक है, and इसी प्रकार से आप सेकेंड भी वाइस वर्सा समझ सकते हैं. ठीक है, अब इसी को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से लेते हैं कि किस प्रकार से हम स्टेडी स्टेट पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, और न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके पास नॉन अदर देन
ऑफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, सिंपल इस एग्जांपल से इसको समझाएंगे, आप देख लीजिए। ये होमोजेनियस 1/2 है, दोनों लीनियरली होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपने लिया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सभी को एल से डिवाइड कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिए सोलो मॉडल में आपको पर वर्कर निकालना है, पर वर्कर मॉडल है सोलो मॉडल आपका। एल से डिवाइड किया, k बाई एल 1/2 हो गया, y इज इक्वल टू k हाफ हो गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट k हो गया। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। This form of the production function states that output per worker equals the square root of the amount of the capital per worker। ये हमारा न्यूमेरिकल एग्जांपल है, इस प्रकार से आपका प्रोडक्शन फंक्शन इसमें अंदर डिफाइन हो रहा है। To complete the example, let's assume that 30% of the output is saved। हमारा जो भी आउटपुट है उसका कितना परसेंट हम सेव कर रहे हैं, 30%, यानी कि स्मॉल एस आपका कितना हो गया, 0.3। एंड द 10% ऑफ द कैपिटल स्टॉक डेप्रिशिएट एवरी ईयर। 10% हमारी डेप्रिसिएशन रेट है, डेल्टा इज 1.1। एंड दैट द इकोनॉमी स्टार्ट्स ऑफ विद द 4 यूनिट्स ऑफ द कैपिटल पर वर्कर। कैपिटल जो के है वो कितना आपका पर वर्कर, हमारा इकोनॉमी स्टार्ट कहां से करती है, 4 यूनिट से स्टार्ट करती है। ठीक है, ये एग्जांपल आपका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। गिवन दीज नंबर वी कैन नाउ एग्जामिन व्हाट हैपेंस टू द इकोनॉमी ओवर टाइम। ओवर टाइम एक कुछ समय के बाद में इकोनॉमी के साथ क्या होता है, हम पाएंगे कि इकोनॉमी कहां पहुंचती है, स्टडी स्टेट के ऊपर। कहीं से भी स्टार्ट करें, कितना भी कैपिटल पर वर्कर की 4 से कर रही है, आप दूसरे एग्जांपल में 8 लेके दे दीजिएगा, ये सारे के सारे कहां पहुंचेंगे, स्टडी स्टेट के ऊपर पहुंचेंगे। और वो कैसे पहुंचना है उसको आप देखिए। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल टू डेल्टा के, 4 यूनिट्स है तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा पर वर्कर आउटपुट, बिकॉज 30% इज द सेव एंड 70% इज इन्वेस्टेड कंज्यूम। तो आई आपका 0.6 हो जाएगा, कंजम्पशन कितना होगा, निकाल निकाल सकते हैं कंजम्पशन पर वर्कर। 30% ऑफ द आउटपुट इज सेव्ड एंड इन्वेस्टेड एंड 70% इज कंज्यूम। ठीक है, 70% आपका क्या कहा जाता है, कंज्यूम किया जाएगा, और 30% जो भी आप सेव करेंगे, परसेंट आउटपुट इज सेव, दैट इज इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो 30% तो आपका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आपका आई कितना होगा, सी कितना होगा, इसको निकालिए आप देखिए। 0.6 और 1.4 कैसे आया बताइए। कोई निकाल रहा है आप में से। एग्जाम्पल ये है आपका फंक्शन, ये सारे पर वर्कर है, वाई के आई एल के भैया। हम्म बताइए कैसे आ रहा है। फॉर्मूला वही है जो आपके मोबाइल में बुक्स हैं, आप खोल के देख सकते हैं ना उसको। मैंने इसीलिए शेयर की, मैंने कहा आप डायरेक्ट हाथों हाथ देखते हुए ऊपर नीचे भी कर सकते हैं उसको। निकल में। नहीं निकला। 30% ऑफ आउटपुट इज सेव्ड, कितना हो रहा है बताइए। हर लेबर हमारा 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है।
एस आपका कितना है 0.3। सिंपल, जितना आपने प्रोड्यूस किया पर यूनिट पर लेबर वो है 2, एस है आपका 0.3, इससे मल्टीप्लाई किया तो आई कितना होगा 0.6। आ गया, दिख रहा है नहीं, देखिए पर वर्कर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 2 यूनिट्स, ठीक है, और पर हमारा जो सेविंग है वो एस है 0.3। तो इन्वेस्टमेंट तो इसी से आएगा ना, जितना प्रोडक्शन हुआ उसका सेव कितना किया, तो जितना प्रोडक्शन हुआ उसको 0.6 सेव किया और 0.6 इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्ट जो सेव है वही इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, ठीक है। अब पर वर्कर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया 0.6, प्रोडक्शन आपका हुआ है 2 पर वर्कर, तो अब आप कंज्यूम कितना करेंगे, जो बचा वो कंज्यूम करेंगे ना, 2 पैदा किया था 0.6 वापस इन्वेस्ट कर दिया बचा के, तो 1.4 क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे। इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको, नहीं हो रहा है क्या, चलिए ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था इसमें। अरे बड़ा सिंपल सा मॉडल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है। देखिए ये एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप उसको मॉडल को अच्छे ढंग से समझ सकें, है ना, इसलिए इसको एग्जाम्पल को देने की। और सबसे बेस्ट जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स है पूरी दुनिया के अंदर वो मैंक्यू की बुक है, उससे बेटर कोई बुक ही नहीं। और ये हम मैंक्यू की बुक ही पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, ग्रोथ पे जो बेस्ट बुक है वो बरो वाली है, उसको इसलिए हम उसको देखेंगे। हालांकि बरो में बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, मैंक्यू ने बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल से मैथमेटिक्स को बहुत सिंपली बता रखा है। तो बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, देखिए यहाँ पे अगेन, क्योंकि अभी इसमें वापस डेप्रिसिएशन रेट और सब चीजें आ रही है इसमें। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि आपको इस इक्वेशन को देखते ही बता देंगे कि आउटपुट पर कैपिटल पर वर्कर, देखिए ये हर चीज आप ध्यान में रखें। कैपिटल पर वर्कर कितनी है 4, इसको आप इस प्रकार से रखिए अपने एक दिमाग में, पीछे बैक में एक एग्जांपल बनाइए। हर वर्कर के पास कितने औजार हैं, 4 औजार, ठीक है। कैपिटल पर वर्कर का मतलब औजार मान लीजिए आप, ठीक है, इतनी कैपिटल है उनके पास। फिर पर वर्कर प्रोडक्शन कितना हो रहा है 2 यूनिट का, इस मॉडल के अंदर क्यों अंडर रूट क्या है ना ये, तो 2 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। अब जो 2 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम कह रहे हैं 30% सेव कर रहा है वो, 30% सेव कर रहा है मतलब कि 0.6 सेव कर रहा है, जो सेव कर रहा है उसी को इन्वेस्ट कर रहा है, 0.6 इन्वेस्ट कर दिया उसने। अब हम कह रहे हैं कंजम्पशन, तो यहाँ पे ना तो गवर्नमेंट है ना एक्स और आई है, तो जो 0.6 अगर उसने इन्वेस्ट कर दिया या 0.6 उसने सेव कर दिया, तो जो बचेगा वो कितना है 1.4, वो कंज्यूम कर रहा है, पर वर्कर कंजम्पशन, ये सब पर वर्कर आ रहा है। नेक्स्ट इज 10% इज योर डेप्रिसिएशन रेट, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपका, किस चीज का डेप्रिसिएशन होगा, कैपिटल का। कैपिटल कितनी पर वर्कर 4 है, तो 0.4 हमारा डेल्टा के हो जाएगा। के 4 है ना, तो के 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10% कर देंगे उसका, तो वो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। भाई आपके पास 4 मशीन है ना हर लेबर के पास, तो डेप्रिशिएट कितनी हो जाएगी, तो 0.4 रह जाएगी, 10% हर साल डेप्रिशिएट होगी, तो हर डेप्रिशिएशन रेट कितनी आ जाएगी उसकी, कैपिटल स्टॉक डेप्रिशिएट्स है, जितना डेप्रिशिएट होता है कैपिटल स्टॉक वो 0.4 होगा, ठीक है। अब विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 0.6 एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 0.4, द चेंज इन कैपिटल स्टॉक कितना होगा, जो कि पेपर ने निकाला था। ठीक है, वेरी गुड। तो इन्वेस्टमेंट जितना है उसमें से हम डेप्रिसिएशन, ये वापस देखिए आप इस वाली इक्वेशन को, ये यहां से आ रहा है, ये सारी इसी स्टेप में लेनी है अपन को। हालांकि आपको कहीं न्यूमेरिकल करना नहीं है, वो नहीं है, लेकिन एक आपको मॉडल का पूरा बेसिक पता होना चाहिए। ये रहा, ठीक है, डेल्टा के इज इक्वल टू आई माइनस डेल्टा के। या आप इसको डी के भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं, एफ के भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये डेल्टा समझ में आपको लग रहा है ये डेल्टा साइन ही है, नहीं डेल्टा है ना, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता रहा है, तो आई माइनस आपने उसको कर दिया तो वो 0.6 हो गया। ये डेल्टा
ये दोनों डेल्टा ही बोला जाता है। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, ये एफ के जो है ना वो प्रोडक्शन फंक्शन हो गया ना, एफ के आपका प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए, नहीं, मानना कुछ नहीं, देखिए मॉडल बिल्डिंग तो अपन खुद ही कर रहे हैं। इस मॉडल में कुछ भी मानने की जरूरत, ये तो अपन ने खुद ने बनाई है। एफ के अपन ने खुद ने कहा था इसी में कि आपका एफ के ये देखिए यहाँ से आया, ये प्रोडक्शन फंक्शन अपन ने खुद ने इसको एफ के बना दिया। ये रहा देखिए, ये आपका ये ये आपका एफ के प्रोडक्शन फंक्शन, ये पूरा पर लेबर चल रहा है ना, पर यूनिट लेबर। तो ये आपका, नहीं हो सकता है आपने अलग बुक से पढ़ा होगा तो उसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, है ना? अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग और सिंबल और यूज़ करते हैं। ये हुँ, नहीं, ये इसके अंदर हमें के ही चाहिए क्योंकि हमें कैपिटल एक्युमुलेशन पे ही बात करनी है, इसलिए हम सबको हटा के हमने सब जगह के, सब जगह के ही लिखना चाहिए आपको। क्योंकि ये कैपिटल एक्युमुलेशन का मॉडल आगे आप देखेंगे जो गोल्डन रूल आएगा इसका, वो उसी के ऊपर बेस्ड है पूरा। उसी कारण से इसमें सब हटा दिया ना वो दूसरी चीज़। तो ये आपका न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल एक कंप्लीट हो गया। तो विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 0.6 एंड डेप्रिसिएशन 0.4, इन्वेस्टमेंट 0.6 हो रहा है, डेप्रिसिएशन 0.4 आ रहा है, द चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज 0.2। thus the economy begins its second year with, अब अगले अगली बार चेंज हो गया, 0.2 का चेंज हो गया, इसका मतलब पहली बार इकोनॉमी के पास कितनी कैपिटल थी पर वर्कर, 4 थी। अब सेकंड ईयर में जब ये जाएगी तब इसके पास कैपिटल कितनी हो जाएगी, चेंज इन कैपिटल कितना हो रहा है 0.2। तो सेकंड ईयर में पर लेबर कैपिटल कितनी हो गई 4.2 ईयर्स। We can do the same calculation for the each subsequent year. Table 7.2 shows how the economy progress. किस प्रकार से इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है टेबल में दिख रहा है। Every year because investment exceeds depreciation. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर ये आपका डेप्रिसिएशन के बराबर इन्वेस्टमेंट होता तो डेल्टा के जीरो हो जाता। आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करते जितना कि डेप्रिशिएट हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप गाड़ी खरीद रहे हो और आपको पता है 10 साल बाद ये गाड़ी खत्म हो जाएगी, तो आप हर साल अगर 1 लाख रुपए ही बचा रहे हो, हम इंटरेस्ट रेट वगैरह अभी नहीं गिन रहे हैं इसके अंदर, तो आप केवल क्या कर रहे हो, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नॉट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 0.4 हमारा डेप्रिसिएशन है लेकिन हम नया इन्वेस्टमेंट 0.2 से ज्यादा कर रहे हैं। इस कारण से हमारा एक्यूमुलेशन होता जाएगा। दिस इज कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन कब होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन से ज्यादा करते हो, सिंपल मॉडल है, तो हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है। We can do the same calculation for the each subsequent year, shows that how the economy progress every year because investment exceeds depreciation, new capital is added and output grows. Over many years the economy approaches a steady state with 9 years of capital per worker. In this steady state, investment of 0.9 exactly offsets depreciation of 0.9. ये कब तक होगा, अब जब आप 9 यूनिट्स ऑफ कैपिटल पर वर्कर पे पहुंच जाते हो, जब आप 9 यूनिट पे पहुंच जाते हो तब वहां जाकर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सो द कैपिटल स्टॉक एंड आउटपुट आर नो लॉन्गर ग्रोइंग, और उस स्थिति में हम कहेंगे कि कैपिटल स्टॉक और आउटपुट दोनों ने ग्रो होना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि उस स्थिति में आपका जो इन्वेस्टमेंट है 0.9 एग्जैक्टली ऑफसेट कर देगा डेप्रिसिएशन को 0.9 से, और वही आपकी क्या है, स्टेडी स्टेट क्या है। स्टेडी स्टेट का मतलब जहां दोनों ही ग्रो होना बंद कर देंगे। Following the progress of economy for many years is one way to find the steady state of capital stock, but there are another way। अब दूसरा तरीका और है, ये तो एक तरीका आपके पास हो गया, इस प्रकार से आप हर साल निकालते जाओ और एक डेप्रिसिएशन की रेट निकालो जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट रेट दोनों सेम हो जाए। दूसरा जो तरीका है वो आपका क्या है, जिसमें हम स्टेडी स्टेट निकाल सकते हैं कैपिटल स्टॉक की, वो है हमारा कैलकुलेशन का। क्या कैलकुलेशन करनी है, हमारी जो डेप्रिसिएशन रेट है उसके अंदर मैंने वैल्यूज रख दी। ऊपर वाला आपका फॉर्मूला अगेन आप देखिए वापस उसी फॉर्मूले को। ये आपका फॉर्मूला है, डेल्टा के इज इक्वल टू आई इंटू
डेल के, आई को हमने एस एफ के लिख लिया और डेल के लिख लिया, ठीक है। अब इसी फंक्शन को हम आगे लेके चल रहे हैं और इसके बेस पे हम ये निकालेंगे कि मेरी स्टेडी स्टेट क्या होगी। डेल्टा इज इक्वल टू एस के इंटू डेल के। दिस इक्वेशन शोज हाउ द के इवॉल्व्स ओवर टाइम बिकॉज द स्टेडी स्टेट इज द वैल्यू ऑफ के एट विच डेल्टा के इज जीरो। इसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं मैथमेटिक्स में। के की का वह मान जहां पर डेल्टा के क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए, वो आपकी क्या कहलाती है, स्टेडी स्टेट। सिंपली जहां पर जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए, तो वैसे ही डेल्टा के क्या है, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल पर यूनिट लेवल इस डेल्टा के। जहां पर ये डेल्टा के हमारा जीरो हो जाएगा, वही हमारी क्या कहलाएगी, स्टेडी स्टेट कहलाएगी। यानी कि जहां पर चेंज इन पर कैपिटल स्टॉक ऑफ कैपिटल नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, वो हमारी स्टेडी स्टेट कहलाएगी। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम वो स्टेट निकालना चाहते हैं जितना कैपिटल एक्यूमुलेशन होना चाहिए, क्योंकि एक कंट्री को डिसाइड करना है। वो ये नहीं कह सकता कि यार मैं 100% कैपिटल एक्यूमुलेशन कर दूं, जितना प्रोडक्शन होना है सारा का सारा मैं क्या कर दूं, बचा लूं और सारा का सारा मैं इन्वेस्ट कर दूं। तो आप कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ऐसा करने पे कंजम्पशन उसका जीरो हो जाएगा। जैसे कि आप सोचें कि आप जितनी इनकम आपकी है, सारी आप बचा लें और सारी इन्वेस्टमेंट कर दें, तो आप खाएँगे क्या? तो वैसी स्थिति यहाँ पे भी है। तो इसलिए हमें वो स्टेज निकालनी है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कहाँ पे हम रुक जाएँ, कहाँ पे हमारा कैपिटल एक्युमुलेशन चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल नहीं हो। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जब ये 0 हो जाए, डेल्टा के 0 हो जाए। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही हो जितना की रिप्लेसमेंट है, जितना की डेप्रिसिएशन। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको कार का एग्ज़ाम्पल दिया, कि आपको लग रहा है कि 10 साल में कार खराब हो जाती है, हर हर साल 1 लाख रुपए बचाइए, तो आप 10 साल बाद वापस अपना स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर पाएँगे, यानी कि आप कहाँ पर हैं? आप स्टेडी स्टेट के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका डेल्टा के में 0 है। आप केवल रिप्लेस कर रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप स्टेडी स्टेट के, दिस इज़ स्टेडी। तो ये स्टेडी स्टेट आपकी क्या आ रही है? ये आपकी आ रही है। इसको आप पूरा इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में देख सकते हैं। इसके ऊपर 9th यूनिट के ऊपर ये हमारी स्टेडी स्टेट को बता रहा है। इनफाइनाइट तक गया, देखिए इनफाइनाइट तक गया, 9 पे 9 हो रहा है और ये आपका 0 है। ठीक है? चलिए। ये आपका, इसको आपने एडजस्ट किया, K स्टार एफ के स्टार इज इक्वल टू एस अपॉन डेल्टा। ये आपकी इक्विवेलेंस की आपकी इक्वेशन है। तो एस अपॉन डेल्टा क्या है बताइए आपका? एस कितना है? 0.3। डेल्टा क्या है? डेप्रिसिएशन रेट क्या है? कितनी? 0.1। तो एस अपॉन डेल्टा कितनी आ गई आपकी? 3। इस केस में आप एफ के कितना लिखेंगे? अंडर रूट के। तो के अंडर रूट के इज इक्वल टू अगेन अंडर रूट के इज इक्वल टू 0.3। अंडर रूट के अगर 0.3 है तो के कितना होगा आपका? 9। 0.3 से और 0.1 से वो कैंसिल होके 3 हो जाएगा, है ना? तो 9। क्लियर? इस प्रकार से हम अपनी स्टेडी स्टेट निकालेंगे। तो 9 यूनिट्स पर वर्कर जो आपका कैपिटल स्टॉक है, वहां पर वो आपकी क्या कहलाएगी? स्टेडी स्टेट कहलाएगी। तो इसको दोनों तरफ से आप कैलकुलेट ऐसे भी निकाल सकते हैं, न्यूमेरिक, तो ये न्यूमेरिकली निकालना थोड़ा सा आसान है। दिस रिजल्ट्स कंफर्म द कैलकुलेशन, ये उसको कंफर्म भी करता है। तो 9 यूनिट पर वर्कर हमारा स्टेडी स्टेट है। ये आपका स्टेडी स्टेट निकाला। ये केस स्टडी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख लीजिएगा उसको। अब हम आते हैं हाउ सेविंग अफेक्ट्स ग्रोथ। सेकंड। क्लियर? आज आई थिंक इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट पार्ट जो अपना है, जो कि गोल्डन रूल का है, वो हम कल मॉर्निंग में देखेंगे। ठीक है? आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है आपके लिए, और कल हम इसको सीधा डायरेक्टली देख लेंगे।